क्या चीज? हाड़ौती के उत्तर पश्चिम में कैसा है? कोटा वाले प्लेट्यू को डेक्कन लावा प्लेट्यू और महाराष्ट्र वाले को ओनली डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। दोनों प्लेट्यूज लावा से ही बने हैं। फिर भी एक के नाम में लावा और दूसरे में नहीं। ये दोनों एक ही प्लेट्यू का हिस्सा है। भाई इनमें डिफरेंस करने के लिए, जैसे अब जयपुर जयपुर ही था, लेकिन जयपुर को डिफाइन करने के लिए अलग अलग पार्ट में एक जयपुर को सिटी बनाया गया और एक जयपुर को ग्रामीण बनाया गया। तो इसलिए दोनों में कोई फर्क हो, अदरवाइज इसको नया नाम देना पड़ता। इस कारण इन्होंने इसमें लावा शब्द लगा के इसको थोड़ा सा डिफरेंट किया, अदरवाइज दोनों सेम हो जाते। फिर बने हुए दोनों लावे से हैं, सेम बेसाल्ट रॉक से बने हुए हैं। अरावली पढ़ाते टाइम आपने बताया था माउंट आबू सर्दी गर्मी बरसात तीनों मौसम में पर्यटक आकर्षण का केंद्र है, पर कैसे विशेषता है गर्मियों में? क्वेश्चन किसका है? वे देखो, माउंटेन माउंटेन वाले एरिया होते हैं, अधिक वर्षा के कारण वाटरफॉल होते हैं, वहां झरने देखने को मिलते हैं। इसका रेनी सीजन में फेमस। और विंटर के अंदर वहां पे अपना टूरिज्म होता है विंटर को लेकर, क्योंकि राजस्थान के अंदर फेस्टिवल होता है, एक समर फेस्टिवल और एक विंटर फेस्टिवल, जो स्टेट गवर्नमेंट आयोजित करवाती है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में अपने कैमल फेस्टिवल, डेजर्ट फेस्टिवल, ये फेस्टिवल फेमस है। तो आरटीडीसी डिपार्टमेंट के द्वारा विंटर सीजन फेस्टिवल वो भी माउंट आबू में होता है, और समर फेस्टिवल वो भी माउंट आबू में होता है। समर वाला आयोजित करवाया जाता है मई के अंदर, और विंटर वाला दिसंबर के लास्ट वीक के अंदर, इसलिए फेमस। और वैसे भी आजकल सर्दियों में लोगों को क्या पसंद है? आइसक्रीम। सर्दियों में आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं आजकल। गर्मियों में तो खाते ही खाते थे पहले। अब जेबीएफ हाड़ौती के उत्तर पश्चिम में कैसे है ना? ठीक। ये अपना हाड़ौती वाला पार्ट, इस हाड़ौती को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दीजिए। अब इसके इस साइड में चित्तौड़ वाले पार्ट से भीलवाड़ा की ओर, फिर कोटा बूंदी की ओर, और उसके आगे कंटिन्यूस कंटिन्यूस उसके नॉर्थ वाले पार्ट, यानी इस साइड में यूपी की तरफ ये फॉल्ट या भ्रंश कंटिन्यूस फैला हुआ है। तो जेबीएफ में अगर हाड़ौती वाले पार्ट में डायरेक्शन आप डिवाइड कर रहे हो, तो इसमें एक तो नॉर्थ डायरेक्शन, और एक ये इसके वेस्ट या पश्चिम की ओर से स्टार्ट हो रहा है। ईस्ट अपन इसमें इसलिए काउंट नहीं करते क्योंकि ये फॉल्ट नीचे की तरफ नहीं आ रहा, ये ऊपर की तरफ है सिर्फ। अब अगर ये नीचे की तरफ फॉल्ट होता है इस साइड में ईस्ट की तरफ, तो इसमें ये हाड़ौती के नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों में काउंट होता है। इसलिए ऊपर वाले पार्ट के कारण इसको नॉर्थ लिया गया, और पश्चिम से स्टार्ट हो रहा है, इस कारण ये नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट। तो लास्ट में ये फिजिकल डिवीजन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था अपना। तो नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट। नेक्स्ट हेडिंग क्लाइमेट या जलवायु। एक बैच है उसका कहाँ तक कंप्लीट हो गया था जो आज बैठे हैं? नहीं बैठे स्टूडेंट? तो सर फिजिकल डिवीजन कंप्लीट हो गया आपका? कहाँ तक कंप्लीट हुआ है? पहला भौतिक प्रदेश
डेजर्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड वाला चल रहा था ईस्टर्न प्लेन, शेखावाटी था, डेजर्ट का पार्ट ही चल रहा था, सेकंड सेम एरिड डेजर्ट पार्ट। तो बचा हुआ जो आपका जो पार्ट है वो बाद में करवाएंगे कंप्लीट। तो उसके लिए अगर ज्योग्राफी वाले रिटर्न रिटर्न वाले हो गया आप स्टूडेंट, जो रिटर्न कर रहे थे नोट्स वो लिख रहे थे, तो उसमें लगभग 10 पेजेस छोड़ दीजिए आप, अगर पेज छोड़ के उसमें लिखना चाहते हो। और बाद में यह है कि कहीं पे भी लिख लेंगे बाद में, तब जैसे आपकी इच्छा हो। यानी फिजिकल डिवीजन वाला जो टॉपिक है आपका, डेजिट का सेमेरिड वाला पार्ट था। सेमेरिड के जो 4 पार्ट हैं, लूनी, नागौरी उच्च भूमि, उसके बाद में शेखावाटी इनलैंड। तो शेखावाटी इनलैंड में अगर आप आ गए हो तो इसके बाद में लगभग अपना अरावली वाला पार्ट बचा हुआ है, पूर्वी मैदान, और उसके बाद में हाड़ौती। यानी 5 पन्ने, 5 पन्ने यानी 10 पेजेस। पन्ना जो कॉपी का एक पार्ट जो है वो एक पन्ना है जिसमें 2 पेज। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्लाइमेट या जलवायु को लेकर, इसमें जो पॉइंट्स अपने होंगे, एक तो स्टार्टिंग में यही लेंगे, मीनिंग ऑफ क्लाइमेट, जलवायु का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ क्लाइमेट के बाद में राजस्थान की जलवायु, ये स्टार्टिंग वाले पार्ट फैक्चुअल नहीं है इसमें, यानी प्रीलिम्स टाइप के हैं। राजस्थान की जलवायु कैसी, बातें नहीं करें। थैंक यू। नेक्स्ट है, हाउ इज द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। ये भी एक फैक्चुअल आंसर देना होता है कि राजस्थान की जलवायु कैसी है। अपने को पता है कि राजस्थान के हर फिजिकल डिवीजन में अलग अलग प्रकार की जलवायु है, लेकिन पूरे राजस्थान के लिए अगर हम एक क्लाइमेट यानी एक शब्द डिफाइन करें, वो शब्द क्या होगा, तो वो फैक्ट यहाँ यूज करना है अपने को। और एक नेक्स्ट है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, जलवायु के वर्गीकरण। इसमें अलग अलग वर्गीकरण होंगे अलग अलग व्यक्तियों के अकॉर्डिंग, ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये क्लाइमेट क्लासिफिकेशन वाला। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन वाले पार्ट के बाद में एक होता है क्लाइमेट सीजन क्लासिफिकेशन। जैसे जलवायु है, जलवायु वर्गीकरण के बाद में उसमें ऋतुओं में, ऋतुओं का वर्गीकरण। और इस वर्गीकरण का लगभग आपको ध्यान रहता है, क्योंकि साल भर आप जो सीजन या मौसम चेंज होते हैं उनका लगभग अपने को आइडिया है। जैसे अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है वो गर्मियों का समर सीजन के रूप में, कुछ समय बाद में, महीने 2 महीने बाद रेनी सीजन स्टार्ट हो जाएगा, वर्षा ऋतु, जो एक लगभग सितंबर अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद में शरद ऋतु या ऑटम सीजन, जो लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास का टाइम। फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये अपना विंटर सीजन। तो इसका मीनिंग है टेम्परेचर अधिक होता है तो गर्मियाँ, कम होता है इसका मीनिंग सर्दियाँ, वर्षा हो रही है इसका मीनिंग वर्षा ऋतु, एक सुहावना मौसम आएगा वो ऑटम सीजन या शरद ऋतु। अब हिंदी में आप कहोगे सर हमने हेमंत और बसंत भी पढ़ी, तो वो आपके हिंदी में 2-2 महीने में पूरा वर्ष माना जाता है। सॉरी 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। इसका मीनिंग टोटल 12 महीने में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं हिंदी के अंदर। ज्योग्राफी के अंदर मान्यता कितनी ऋतुओं को है, सिर्फ 4 को। तो इसमें कवर किया जाएगा जलवायु के ऋतुओं का वर्गीकरण। तो जलवायु वर्गीकरण अलग पार्ट है और जलवायु ऋतु वर्गीकरण यानी सीजन क्लासिफिकेशन अलग। इसमें रहेंगे क्लाइमेट सीजन क्लासिफिकेशन। फिर इस चैप्टर में बचे हुए कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो लास्ट में हम कवर करेंगे, जैसे समवर्षा रेखा, समवायुदाब रेखा, वो रखेंगे अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में।
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु या अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो इस चैप्टर को हम लगभग इन 4-5 पॉइंट में कवर करते हुए चलेंगे, जिसमें स्टार्टिंग है ये पॉइंट्स लिखेगा इसमें, यानी स्टार्टिंग में कवर करेंगे जलवायु का अर्थ, मीनिंग ऑफ क्लाइमेट, फिर हाउ इज द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जलवायु कैसी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा जलवायु वर्गीकरण, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। हाँ जी, इन 3 पॉइंट के बाद में जो नेक्स्ट हेडिंग अपने रहेंगे, क्लाइमेट सीजन क्लासिफिकेशन को लेकर, जलवायु ऋतु वर्गीकरण को लेकर, और लास्ट में अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यानी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य या अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फैक्ट्स लिख दो चाहे पॉइंट्स लिख दीजिए। फिर फर्स्ट हेडिंग में लीजिएगा मीनिंग ऑफ क्लाइमेट को, जलवायु का अर्थ क्या है। फर्स्ट पॉइंट है जलवायु क्या, नहीं जलवायु का मीनिंग अपने वो देखने इसमें, तो फर्स्ट हेडिंग में लिखेगा मीनिंग ऑफ क्लाइमेट यानी जलवायु का अर्थ। जैसे अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर इसका ग्रेविटी फोर्स जहां तक काम करता है वहां तक है अपना वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर इसका क्या होता है, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। हालांकि कई तो वो इन्वायरमेंट वाली परिभाषा इतनी अच्छे से याद होती है कि पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं, यानी इन्वायरमेंट कहलाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर का आवरण इन्वायरमेंट के साथ एटमॉस्फेयर भी होता है, वायुमंडल भी होता है, जो अपने सरफेस से लगभग 10,000 किलोमीटर की हाइट तक। अब इस एटमॉस्फेयर में अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती, जैसे कि जनरली हम देखते हैं अभी समर सीजन का पार्ट चल रहा है, तो ये पार्ट अपना फिक्स है, हर साल आएगा, टाइम भी फिक्स है, लगभग मार्च से और जून के बीच में समर सीजन का टाइम पीरियड रहेगा। तो क्या ये कंडीशन 1 या 2 दिन चलती है या एक लंबे टाइम तक चलती है? लंबे टाइम तक। हम निश्चित हैं कि अगले साल भी इस समय गर्मियां होंगी और नेक्स्ट ईयर भी लगभग दिसंबर से फरवरी के बीच सर्दियां आनी है। लेकिन अचानक आज तेज आंधी आ जाए और अचानक मौसम बिगड़ जाए, तो ये क्या तय है क्या अगले साल इसी दिन तेज आंधी आएगी? तो इसका मीनिंग है कि वो वेदर चेंज, मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट लगभग निश्चित रहती है। जैसे कई बार थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं अपने एटमॉस्फेयर में, उन चेंजेस को हमें कभी भी ये नहीं कहते क्लाइमेट चेंज हो गया, हम कहते हैं वेदर चेंज के कारण ऐसा हुआ है। तो इसका मीनिंग जो शॉर्ट टर्म फिनोमिना होते हैं, अल्पकालिक जो घटनाएं होती हैं वायुमंडल की, उन अल्पकालिक घटनाओं को हम किस में डिफाइन करते हैं, वेदर में।
और जो दीर्घकालिक या लंबे समय तक एक जैसी कंडीशन चलती है उसको उसको जलवायु में या जलवायु के रूप में डिफाइन करते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर एटमॉस्फेयर की जो दीर्घकालिक घटनाएं होती हैं, दीर्घकालिक घटनाएं वो अपने आप में किसके रूप में डिफाइन होती हैं? क्लाइमेट या जलवायु। लॉन्ग टर्म फिनोमिना, जबकि जो कम समय के लिए जो घटनाएं होती हैं उनको कहा जाता है अल्पकालिक घटनाएं। ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना में काउंट होती हैं। इनको कहा जाता है वेदर कंडीशन या मौसमी घटनाएं या मौसम के रूप में डिफाइन किया जाता है। तो अपना टॉपिक ये है एटमॉस्फेयर या क्लाइमेट या जलवायु वाला। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि समर सीजन का टाइम पीरियड एक लंबा है, तो ये अपने आप में किस में काउंट हो रहे हैं? जलवायु। जैसे आप क्लास के बाद में जैसे ही बाहर निकलते हो और अचानक तेज बारिश आ गई, तो आप अपने घर वालों को या हॉस्टल में फ़ोन करोगे आज लेट हो जाऊंगा या लेट हो जाऊंगी, क्योंकि अचानक जलवायु बिगड़ गई, मौसम बिगड़ गए। इसका मीनिंग अचानक और कम समय के लिए जो चेंजेस होते हैं वो वेदर में काउंट किए जाएंगे, और जो लंबे समय के लिए जो चेंजेस होते हैं वो। तो डेफिनेशन होती है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालिक घटनाओं को क्या कहा जाता है? जलवायु। और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के अल्पकालिक घटनाओं को वेदर या मौसम कहा जाता है। तो पहले डायग्राम बनाइए, उसके बाद डेफिनेशन लिखेगा। तो अर्थ के चारों ओर एक निश्चित हाइट तक अपने एटमॉस्फेयर वायुमंडल है, जो चेंजेस हैं वो इसी में होने हैं। लंबे समय तक चेंजेस होते हैं तब क्लाइमेट का पार्ट है, और शॉर्ट टर्म फिनोमिना कम समय की घटनाएं होती हैं तो वो मौसम। जैसा डायग्राम बनाए उसी के अकॉर्डिंग लिखेगा। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालिक घटनाओं को, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालिक घटनाओं को जलवायु कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालिक घटनाओं को जलवायु कहा जाता है। लॉन्ग टर्म फिनोमिना, लॉन्ग टर्म फिनोमिना of atmosphere around of the earth is known as climate. Long term phenomena of atmosphere around of the earth is known as is called climate. तो इसमें इस शब्द को अंडरलाइन कर दीजिए, दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म फिनोमिना, दीर्घकालिक घटनाएं। और इसके अपोजिट होता है तो फिर वो क्या कहलाएगा? फिर बाद में वेदर। तो अपने को डिफाइन ही ये करना है कि टॉपिक अपना क्लाइमेट ही है। हालांकि इसके अपोजिट अगर शॉर्ट टर्म फिनोमिना होती है तो हम समझ जाएंगे वो वेदर में काउंट होगा, मौसम में। अब जैसे कि आपको बताया कि क्लाइमेट एक दीर्घकालिक घटना है। जैसे हम ये कहते हैं कि राजस्थान में जो ग्रीष्म ऋतु का जो टाइम पीरियड है समर सीजन का, तो इसका एक टाइम पीरियड हमने मान रखा है कि मार्च से लगभग जून तक। इसके बाद में हम रेनी सीजन को मानेंगे।
यानी हमारी जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट का एक अलग पार्ट रहेगा फिर। तो अब इस ऋतु को डिसाइड करने के लिए क्या हम सिर्फ एक साल को एनालिसिस करें, यानी एक साल के मौसम को देख के और इस क्लाइमेट को डिसाइड कर सकते हैं क्या? हो सकता है कई बार जो सर्दियां हैं उनका इफेक्ट फरवरी तक ही समाप्त हो जाए, और ग्रीष्म ऋतु अपने 15 फरवरी के बाद स्टार्ट हो जाए, तो फरवरी से लेकर जून तक। या हो सकता है कि कुछ वेदर कंडीशन या कुछ ऐसी मौसमी घटनाएं हों, जैसे अपना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाए, जो कि पश्चिमी विक्षोभ से हमारे मावठ आती, वो एक लंबे टाइम तक अगर एक्टिव रहे और कंटिन्यूस सर्दियों में भी हमारी बारिश होती रहे, और ये बारिश अप्रैल तक जारी रहे, तो अपने वेदर है वो लगभग ठंडा रहेगा मार्च के बाद अप्रैल तक भी। तो इसका मीनिंग क्या, सर्दियां हम फिर गर्मियों का महीना सिर्फ हम क्या मई और जून को मानेंगे? तो मीनिंग है कि वो वेदर चेंजेस मानेंगे, उस समय का मौसम परिवर्तन मानेंगे। क्लाइमेट को डिसाइड करने के लिए जो लास्ट 30 ईयर्स है उन 30 ईयर्स का एक एवरेज निकाला जाता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर गर्मियां फरवरी से रही और जून तक, फिर नेक्स्ट ईयर पता चला गर्मियों का इफेक्ट अप्रैल से जून तक था, फिर पता चला कि मार्च से जून तक, फिर पता चला कि वापस फरवरी से और जून तक, फिर वापस मार्च से जून तक। तो ऐसा लास्ट ईयर का 30 ईयर्स का अगर आप एनालिसिस करोगे पिछले 30 सालों का, तब आपको पता चलेगा कि अधिकांशतः जो गर्मियों का समय है वो मार्च से लेके जून तक। तो आपने लास्ट 30 ईयर्स का एनालिसिस करके फिर इसको डिसाइड किया है। तो अभी आपने लिखा था कि जो क्लाइमेट होती है वास्तव में वो दीर्घकालिक घटनाएं होती हैं, तो इसमें लंबे समय को लेकर और फिर हम किसी एनालिसिस पे जाते हैं। तो किसी भी एरिया की क्लाइमेट को डिसाइड करने के लिए एवरेज कितने ईयर के वेदर कंडीशंस को चेक किया जाता है? ये लगभग 30 वर्ष। ये पहले अपने कई बुक्स में 25 भी था, क्योंकि पहले मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट 25 वर्ष को मानता था, फिर बाद में चेंजेस करके इसको 35 ईयर किया गया, और अब चेंज करके इसको कितना किया गया, 30 साल। तो अभी जो आपने डेफिनेशन लिखी उसी के जस्ट नीचे एक लाइन और लिखेगा, जलवायु का निर्धारण 30 वर्षों की औसत दशाओं के आधार पर किया जाता है। जलवायु का निर्धारण 30 वर्षों की औसत मौसमी दशाओं के आधार पर किया जाता है। इन 30 ईयर्स के जो वेदर कंडीशन है उनको देख कर फिर क्लाइमेट डिसाइड होती है। जलवायु का निर्धारण 30 वर्षों की औसत मौसमी दशाओं के आधार पर किया जाता है। क्लाइमेट इज डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 30 years weather conditions. Climate is declared on the basis of average of 30 years weather conditions. 30 years weather conditions, तो इसमें तो जो 30 ईयर लिखा है उसको अंडरलाइन कर दीजिए। तो अभी जस्ट पहले वाली डेफिनेशन में आपने एक शब्द यूज किया था दीर्घकालिक घटना, तो वो दीर्घकाल कितना है, 30 ईयर्स। तो ये दोनों फैक्ट याद रखने कि एटमॉस्फेयर की जो लॉन्ग टर्म फिनोमिना या दीर्घकालिक घटना वो जलवायु कहलाती है, और जलवायु के लिए जरूरी है कि अपने लास्ट 30 ईयर्स के वेदर कंडीशन है उन वेदर कंडीशन के आधार पर इसको डिसाइड करें। तो इसमें मीनिंग के तौर पे सिर्फ इतना ही है आपके कि मीनिंग ऑफ क्लाइमेट क्या है। तो मीनिंग ऑफ क्लाइमेट है जलवायु या एटमॉस्फेयर के दीर्घकालिक घटनाएं, लॉन्ग टर्म फिनोमिना। अब राजस्थान की जलवायु है उसके लिए एक फैक्चुअली शब्द हम डिसाइड करें, यानी एक फैक्ट के तौर पे राजस्थान की जलवायु को कैसा माने। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, राजस्थान की जलवायु कैसी, हाउ इज द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जलवायु कैसी। राजस्थान के क्लाइमेट में एक शब्द यूज होता है उपोषण, मीनिंग सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल का मीनिंग ये होता है कि जैसे राजस्थान है
वो ना तो इक्वेटर लाइन के ऊपर है 0 डिग्री, जहाँ पूरे साल भर अपने उच्च तापमान रहे, यानी उष्ण कटिबंधीय जलवायु। फॉर एग्जाम्पल अपने सदर्न इंडिया के जो स्टेट हैं, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उनके साल भर गर्मी रहती है। तो हम उस ट्रॉपिकल में नहीं है, अपने यहाँ सर्दियों का इफेक्ट भी आता है। तो इसका मीनिंग, लेकिन हमारे यहाँ गर्मियों का इफेक्ट ज़्यादा रहता है मार्च से लेके, ग्रीष्म ऋतु की बात नहीं कर रहा, उसका तो एक टाइम पीरियड जून तक ही माना गया है। बाकी गर्मियाँ यानी अपने जो पंखे चलने हैं वो लगभग अपने को पता है नवंबर तक चलने हैं। वे गाँव में रहते हो तो अक्टूबर में बंद कर दो, क्योंकि गाँव में खेतों में पानी लगता है, तो उससे और जल्दी ठंड आती है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में पोल्यूशन अधिक होने के कारण या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, टेम्परेचर को होल्ड करती है, रोकती है। इस कारण शहरी क्षेत्र हैं वो अपने आप में हॉट आइलैंड के रूप में डिफाइन होते हैं, यानी गर्म द्वीप के रूप में। सर्दियों में आप कभी भी देखना कि सिटी एरिया से अगर आप रात्रि को बाहर निकल रहे हो शहर से, तो जैसे जैसे बाहर और निकलोगे तो लगभग 5-7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। तो शहरी क्षेत्र में टेम्परेचर अधिक क्यों था? तो दिन भर की जो गाड़ियां थी उनके पॉल्यूशन या कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा अधिक होती है सिटी एरिया में। तो जो अपने को जो काउंट किया जाता है राजस्थान को, वो उष्ण के नजदीक वाले में काउंट किया जाता है। जैसे नगर के पास का एरिया क्या होता है, उपनगर। अर्बन के पास में सब अर्बन, डायरेक्ट विलेज एरिया काउंट नहीं होता। जैसे आप जयपुर से बाहर निकलोगे तो डायरेक्ट गांव स्टार्ट नहीं होंगे, पहले नगर के पास वाली जो सुविधाएं होती हैं सेंटर में, उससे धीरे धीरे सुविधाएं कम होती हैं, फिर और ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाओगे तो सुविधाएं फिर और कम होंगी। तो नगर के टच वाला हिस्सा होता है उपनगर। तो यहाँ पे जो उष्ण के नजदीक वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है, उपोष्ण। यानी लगभग जो अपने कर्क रेखा से और 30 डिग्री के पार्ट वाला है ये सब ट्रॉपिकल में काउंट होगा। और फिर ये तो किसको इंडिकेट कर रहा है, टेम्परेचर को। किसी भी एरिया को उष्ण कहना, उपोष्ण कहना, शीत कहना या शीतोष्ण कहना, ये टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। और किसी एरिया को आर्द्र और शुष्क कहना, ये रेनफॉल को या उसकी वर्षा को डिफाइन करता है। तो राजस्थान को दूसरा शब्द अपन ने यूज किया शुष्क क्लाइमेट। ये इसलिए यूज किया गया है क्यों राजस्थान के जितने भी फिजिकल डिवीजन है, उन फिजिकल डिवीजन में सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, डेजर्ट एरिया। और डेजर्ट उस एरिया को कहा जाता है जहाँ पे वर्षा कम होती है। तो राजस्थान को हम वैसे भी इंडिया में डेजर्ट स्टेट या कैमल स्टेट, यानी ये ऊंटों का राज्य है और ये मरुस्थलीय राज्य है, क्योंकि जहाँ डेजर्ट अधिक होते हैं वहाँ कैमल अधिक होते हैं। इंडिया के लगभग 80% से भी अधिक ऊंट अपने राजस्थान में है। तो ये वाला जो भाग है ये अपनी शुष्क दशाओं के कारण, यानी डेजर्ट कंडीशन से यहाँ अधिक। क्या ये कहा जा सकता है कि राजस्थान का प्रत्येक भौतिक प्रदेश है वो शुष्क या एरिड? तो इसका मीनिंग ये एक शब्द में डिफाइन किया हुआ है कि राजस्थान को हम जनरली माने तो मोस्टली किस प्रकार की क्लाइमेट है। तो मोस्टली क्लाइमेट हमारी एरिड यानी डेजर्ट टाइप क्लाइमेट। और राजस्थान क्या पूरे साल भर उष्ण या उपोष्ण होता है, शीत भी होता है, लेकिन ज्यादातर उष्ण का इफेक्ट अधिक होता है। इसका कंप्लीट उष्ण तो नहीं, लेकिन उसके आसपास वाला हमने माना है उपोष्ण, यानी सब ट्रॉपिकल। तो इसमें एक तो सब ट्रॉपिकल, और वर्षा के आधार पे इसको हम क्या कह सकते हैं, सब ट्रॉपिकल एंड एरी टाइप क्लाइमेट। तुल्य का मीनिंग इनसे तुलना की गई, एरिड से तुलना की गई है, और टेम्परेचर ना तो बहुत अधिक है लेकिन ठंड भी, एक समय के लिए ठंड भी आएगी, तो इसको क्या कहा जाएगा, उपोष्ण, सब ट्रॉपिकल। तो इसमें दोनों शब्द, जिसमें एक टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहे हैं और दूसरा शब्द किसको इंडिकेट कर रहे हैं, रेनफॉल या वर्षा को। जैसे आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो इंडिया में आपको पता है कि ज्यादातर हिस्सा है वो 0 डिग्री के नजदीक है, यानी कर्क रेखा के नीचे वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट। इस एरिया में तो साल भर की जलवायु किस प्रकार की है, ट्रॉपिकल टाइप, उष्ण कटिबंधीय या गर्म जलवायु। उष्ण का मीनिंग होता है गर्म जलवायु। जैसे ही आप हिमालय की तरफ जाओगे तो इस वाले पार्ट में, इसमें उष्ण के पास वाली जलवायु यानी उपोष्ण। फिर हिमालय के कुछ अधिक हाइट वाले जो एरिया हैं वहाँ है शीत जलवायु, ठंडी जलवायु है वहाँ, पोलर टाइप, क्योंकि वहाँ ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो भारत की अधिकांश जलवायु अगर आप देखोगे तो ये उपोषण वाली स्थिति का मीनिंग होता है कि 9 महीने यहाँ ट्रॉपिकल या गर्मी का इफेक्ट होता है। सर्दियों के महीने मुख्यतः दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो 3-4% जो जलवायु यानी 75% जलवायु है वो उष्ण प्रकार की है। अब उपोष्ण इसलिए लगाया गया है क्योंकि 25% अपने शीत का इफेक्ट भी होता है। तो उत्तर में अगर हम गर्मी और सर्दी का इफेक्ट देखें तो गर्मियों का इफेक्ट अधिक है, 75%। और सदर्न इंडिया में कंप्लीट 100% ट्रॉपिकल गर्मियां हैं, तो ये 100% गर्म, ये 75% गर्म। तो इसका मीनिंग भारत का अधिकांश हिस्सा किस प्रकार के क्लाइमेट में है,
ट्रॉपिकल टाइप, उष्ण प्रकार की जलवायु में। इस कारण इंडिया में जब क्लाइमेट को डिफाइन किया जाता है तो उसमें ट्रॉपिकल या उष्ण शब्द यूज किया जाता है। और फिर इंडिया का मोस्ट ऑफ हिस्सा ऐसा है जो हाई टेम्परेचर और लो एयर प्रेशर के कारण समुद्र की ओर से विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और उन विंड्स को अट्रैक्ट करने के कारण अपने यहाँ वर्षा स्टार्ट होती है भारत में, जिसको हम कहते हैं मानसूनी रेनफॉल यानी मानसूनी वर्षा। तो भारत के अंदर मानसूनी मानसूनी वर्षा भी होती है, और इंडिया के अंदर मुख्यतः रेनफॉल का एक एवरेज जो माना गया पूरे साल का वो लगभग 125 सेंटीमीटर, जो कई बुक्स में अपने 117 118 भी लिखा हुआ रहता है, मीनिंग है मोर देन 100 सेंटीमीटर। और जिन एरिया में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उनके क्लाइमेट को मानसूनी क्लाइमेट में काउंट किया जाता है, जबकि राजस्थान इसके आधे पे भी नहीं है। राजस्थान में 57.5 सेंटीमीटर। तो इसका मीनिंग अपनी जो क्लाइमेट है राजस्थान वालों की वो मुख्यतः एरिड या डेजर्ट टाइप क्लाइमेट होती है, यानी हमारे यहाँ मरुस्थलीय दशाएं अधिक। तो इंडिया के अंदर वर्षा में तो यूज करेंगे मानसूनी टाइप क्लाइमेट, यानी अधिक वर्षा एवरेज 100 सेंटीमीटर से ऊपर, और टेम्परेचर के तौर पे यूज करेंगे ट्रॉपिकल। तो राजस्थान में ट्रॉपिकल की जगह सब ट्रॉपिकल और वर्षा शुष्क की जगह क्या शब्द यूज करेंगे, मानसूनी टाइप क्लाइमेट। यस। शीतोष्ण में स्थित है। भाई अभी अपन क्या है क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, आप जिस पॉइंट पे जा रहे हो वो लोकेशन, जैसे कर्क रेखा और मकर रेखा, 23.5 नदर्न लेटीट्यूड, 23.5 सदर्न लेटीट्यूड, इन दोनों के बीच में साल भर टेम्परेचर अधिक होते हैं। इस कारण इस पार्ट को क्या कहा जाता है, उष्ण ट्रॉपिकल। ये गर्म हिस्सा है तो इसको हम उष्ण यानी गर्म वाला क्लाइमेट क्षेत्र मानते हैं, ट्रॉपिकल टाइप। फिर यहां से लेके 66.5 डिग्री नदर्न एंड 66.5 सदर्न, इनके बाद के जो टेम्परेचर है ये काफी कम है। इस कारण इसको कहा जाता है शीत या ध्रुवीय कटिबंध यानी पोलर टाइप क्लाइमेट। यहाँ टेम्परेचर कम। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है शीत प्लस उष्ण, ये दोनों तरफ से शीत का इफेक्ट भी होता है उष्ण का इफेक्ट भी होता है। तो इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। तो शीतोष्ण या टेम्परेट में हमारी लोकेशन है, लेकिन बहुत सारे लैंड बैरियर्स ऐसे होते हैं जो हमारी क्लाइमेट को प्रभावित कर सकते हैं। तो भारत के उत्तर में माना जाता है कि भारत के उत्तर में हिमालय का इफेक्ट, हिमालय की लोकेशन है जो इस साइड में आने वाली साइबेरिया की ठंडी हवाओं से यानी शीत के इफेक्ट को कम करती। इस कारण उत्तर भारत के जलवायु वास्तव में शीतोष्ण होने के बजाय उपोष्ण यानी उष्ण के ज्यादा नजदीक, यानी ट्रॉपिकल के पास के क्लाइमेट को हम क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल। तो क्लाइमेटिक बेस पे हमने कुछ सब डिवीजन और कर लिए, जैसे उष्ण के नजदीक जहां तक उष्ण का इफेक्ट होगा वो क्या माना जाएगा, सब ट्रॉपिकल उपोष्ण। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं तो उनके नजदीक वाले क्षेत्र जिनको कहा जाता है उपशीत, यानी जो पोलर के पास में होते हैं सब पोलर, उप ध्रुवीय क्षेत्र। तो इसका मीनिंग ये होता है कि ध्रुवीय क्षेत्र से जैसे ही आप निकलोगे तो सीधा शीतोष्ण नहीं आता, इसी का ही एक पार्ट आएगा, पोलर का ही एक पार्ट सब पोलर। फिर जो शीतोष्ण होता है उसके दो पार्ट होते हैं, ट्रॉपिकल की तरफ होता है उसको कहा जाता है ट्रॉपिकल टेम्परेट यानी उष्ण शीतोष्ण, और जो शीत की तरफ होता है उसको कहा जाता है शीत शीतोष्ण यानी पोलर टेम्परेट, ध्रुवीय प्रकार का शीतोष्ण। तो इनके सब डिवीजन जो किए गए, क्लाइमेटिक जो सब डिवीजन किए गए कि किस प्रकार की जलवायु स्थिति में, तो पृथ्वी पे चार ही सॉरी ये 5 जोन माने जाते हैं क्लाइमेटिक जोन। एक तो ट्रॉपिकल है, दो पोलर है, दो टेम्परेट, ये शीत और उष्ण का, यहाँ पे भी शीतोष्ण होगा। तो दो अपने शीत हो गए, दो शीतोष्ण हो गए, उष्ण एक ही काउंट होगा क्योंकि ये कंटिन्यूस कनेक्ट होता है। ये इनके तरह अगर अलग अलग होता तो दो काउंटिंग में लिए जाते। तो पूरी पृथ्वी को कितने क्लाइमेट जोन में डिफाइन किया जाता है, 5। तो उन क्लाइमेट जोन में अगर लोकेशन पूछी जाए राजस्थान कहाँ स्थित है, तो इस स्थिति में हम आते हैं टेम्परेट, शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। लेकिन हम बात कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो जलवायु हमारी लगभग ये उष्ण के पास वाली है, सब सब ट्रॉपिकल। अब ये शीतोष्ण में काउंट क्यों नहीं हुई, हिमालय के कारण, क्योंकि हिमालय शीत के इफेक्ट को कम कर देता है और हिमालय ठंडी हवाओं को रोक लेगा, इसका मीनिंग उष्ण का इफेक्ट ऊपर तक बढ़ जाता है। तो इसका मीनिंग कंप्लीट ट्रॉपिकल तो नहीं है, लेकिन इसको सब ट्रॉपिकल में काउंट किया जाएगा। तो ये लोकेशन वाला अलग आंसर होता है और क्लाइमेट वाला अलग आंसर होता है।
तो अब इसमें दो कीवर्ड याद रखने हैं, एक तो टेम्परेचर को लेके कि हमारी जलवायु, तो टेम्परेचर में दो तीन शब्द होते हैं, या तो उष्ण के नजदीक, या शीतोष्ण, या ध्रुवीय प्रकार के। तो हम उष्ण के नजदीक वाले में, यानी सब ट्रॉपिकल में। और फिर वर्षा की मात्रा पे या तो आर्द्र होगा या फिर शुष्क होगा। आर्द्र होते हैं तो हम कहते हैं मानसूनी टाइप, जबकि हमारे यहाँ डेजर्ट कंडीशन अधिक है, इस कारण हम अपने आप को एरिड में रखते हैं। तो इसमें ये दोनों शब्द लिखे, राजस्थान की जलवायु कैसी है इसमें लिखे, सब ट्रॉपिकल एंड एरिड टाइप क्लाइमेट इज फाउंड इन राजस्थान। राजस्थान में उपोष्ण एवं शुष्क तुल्य जलवायु पाई जाती है। राजस्थान में उपोष्ण एवं शुष्क तुल्य जलवायु पाई जाती है। तुल्य यानी जैसी, इस प्रकार की। सब ट्रॉपिकल एंड एरी टाइप क्लाइमेट इज फाउंड इन राजस्थान। इसका मीनिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही शब्द दिया हुआ रहे तब तो आंसर ये हो जाएगा उपोष्ण या सब ट्रॉपिकल। रेनफॉल के अकॉर्डिंग अगर शब्द दिया जाए तो इसका मीनिंग एरिड टाइप या डेजर्ट टाइप। एरिड क्लाइमेट्स कहाँ होती हैं, डेजर्ट में होती हैं, तो इसको डेजर्ट टाइप क्लाइमेट भी बोल सकते हो। तो धीरे धीरे चैप्टर पढ़ेंगे अपने को समझ में आ जाएगा कि एरिड प्रकार के क्लाइमेट वो डेजर्ट के पास ही है। अभी इसके बाद में ये दोनों, जैसा कि आपको बताया था, फैक्चुअली क्वेश्चन होते हैं, मेंस में नहीं आते, यहाँ से प्रीलिम्स में ही पूछते हैं कि राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, तो एक शब्द में डिफाइन करना होता है, तो अपने वो ये शब्द याद रखना है। अब राजस्थान में अलग अलग क्लाइमेट जोन जो डिवाइड किए गए हैं वो इसमें आएंगे, जहाँ जलवायु का राजस्थान में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की जलवायु मानी गई। तो ये हेडिंग डालिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, जलवायु वर्गीकरण। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, जलवायु वर्गीकरण। जलवायु वर्गीकरण में एक तो है आपका मौसम विभाग वाला, यानी जिसको हम कहते हैं सामान्य वर्गीकरण। जनरल क्लासिफिकेशन वाला पार्ट। एक दूसरा अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा दिया गया वर्गीकरण है, जिसको हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत वर्गीकरण। इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन। अब जो सामान्य वर्गीकरण है वो आपको ध्यान हो तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो चारों फिजिकल डिवीजन मैंने आपको लिखा है कि उनके नीचे कुछ जनरल इंट्रोडक्शन बताए थे उनके एरिया को लेके, डेजर्ट में, अरावली में, ईस्टर्न प्लेन और हाड़ौती में। इनके एरिया के ऊपर बात हुई थी अपनी, इनकी पॉपुलेशन पे बात हुई थी, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पे बात हुई थी, इनकी सॉइल और इनकी क्लाइमेट के ऊपर। तो लास्ट में क्लाइमेट में आपको डेजर्ट में कितनी क्लाइमेट लिखवाई थी, एरिड और सेम एरिड दो लिखवाई थी। फिर अरावली में एवरेज से कम वर्षा होती है, ह्यूमिड से कम यानी सब ह्यूमिड, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। तो इन तीन एरियाज में तो तीन क्लाइमेट है और डेजर्ट में दो, टोटल कितनी है, पांच। तो राजस्थान को कितने क्लाइमेट जोन में डिवाइड किया जाता है, पांच। और कितने फिजिकल डिवीजन में, तो भौतिक प्रदेश हमारे पास चार हैं और क्लाइमेट जोन हमारे पांच। ये सामान्य या मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट का वर्गीकरण है, यानी जो सामान्य वाला है वो मौसम विभाग ये करता है। बाकी व्यक्तिगत में तो व्यक्तियों के नाम लगे हुए आएंगे, जैसे ही व्यक्ति का नाम इंक्लूड होता है तो आंसर रहेगा चार। कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु को तो आंसर रहेगा चार भागों में बांटा गया। ट्रिवार्था के अकॉर्डिंग इसमें भी चार, थॉर्नथवेट के अकॉर्डिंग। तो इसका मीनिंग जब व्यक्तियों के नाम प्रेजेंट हो तो जलवायु, और व्यक्ति का नाम हटते ही आंसर रहेगा पांच। तो एक तो इसमें है सामान्य वर्गीकरण, यानी जो मौसम विभाग का वो ही है। तो इसमें टाइप्स या जो प्रकार है इस वाले में वो जलवायु के कितने रहेंगे, पांच। अब यहाँ इंडिविजुअल वाले में व्यक्तियों के जैसे जैसे नाम होंगे उनके अकॉर्डिंग आंसर रहेंगे, लेकिन आंसर सब में क्या आना है, टाइप्स में चार ही आना है।
जैसे फॉर एग्जांपल कोपेन के अकॉर्डिंग कई बार था। नेक्स्ट है थॉर्नवेट या थॉर्नथवेट। आगे आदत है भी आता है, इसको कई बार साइलेंट भी कर दिया जाता है। साइलेंट कर दिया जाएगा तो थॉर्नवेट या थॉर्नथवेट। तो व्यक्तियों वाले नाम ऐड होते हैं उसमें चार। अब इनका अपना बेस भी होता है कि किस बेस पे इनको डिफाइन किया हुआ है, या इन बेस में क्यों, इतने पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया हुआ है। तो जैसे जनरल वाला है उसमें तो अपने को बेस या आधार क्या लगता है, इसमें तो जो शब्द अपन ने लिखे हैं जैसे शुष्क, अर्ध शुष्क, उपादर, आदर, अति आदर। तो किसी एरिया को एरिड, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड, ह्यूमिड एंड वेरी ह्यूमिड किस बेस पे लिखा जाता है, वर्षा के आधार पे। वर्षा कम है इसका मीनिंग वो एरिड है, और वर्षा अधिक है इसका मीनिंग वेरी ह्यूमिड, अति आर्द्र है। तो यहाँ एक बेस तो वर्षा रहा है, रेनफॉल। और वर्षा किसके ऊपर डिपेंड करती है, तापमान पर। अभी जैसे अपने यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है कंटिन्यूस, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मीनिंग मानसून आएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ एयर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, जबकि समुद्रों के ऊपर एयर प्रेशर अभी ज्यादा है। तो वहां से जो हाई एयर प्रेशर वाली जो विंड्स है वो अपने इधर आएंगे, यानी ह्यूमिड विंड्स आना स्टार्ट होंगे, आर्द्र हवाएं आना स्टार्ट होंगी। और जैसे ही लैंड पार्ट पे ह्यूमिडिटी पहुंचना स्टार्ट होती है तो वो क्लाउड्स में कन्वर्ट करके और रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मीनिंग वर्षा के साथ साथ दूसरा फैक्टर कौन सा काम कर रहे हैं, तापमान। तो इसमें बेस या आधार होता है वर्षा एवं तापमान। कोपेन के लिए कहा जाता है कि ये मुख्यतः बॉटनी के टीचर थे। इनकी जो स्टडी है वो प्लांट्स के ऊपर यानी वनस्पति के ऊपर रही है, और वनस्पति को देख के और इन्होंने क्लाइमेट को डिसाइड किया है। तो ये तो अपने को भी पता है कि वेजिटेशन जैसी होगी, वो वेजिटेशन वहाँ वैसी क्यों है, क्योंकि वहाँ वैसे क्लाइमेट है। तो इसका मीनिंग कोई जलवायु भूगोलवेत्ता है अगर क्लाइमेटोलॉजिस्ट है तो वो वेजिटेशन के बारे में बता सकता है। और अगर कोई बॉटनी का टीचर है या वनस्पति शास्त्री है तो इसका मीनिंग वो क्लाइमेट के बारे में बता सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये थे बॉटनी से रिलेवेंट। तो धीरे धीरे उन्होंने वनस्पति को देखकर उस एरिया के क्लाइमेट को बताना स्टार्ट कर दिया। तो इस जलवायु को बताने के पीछे इनका जो बेस है वो क्या रहा, इनका सब्जेक्ट यानी वेजिटेशन या वनस्पति। और वेजिटेशन खुद किस पे डिपेंड करती है, वेजिटेशन डिपेंड करती है वर्षा और तापमान पर। तो फैक्टर तो इसमें तीनों ही लिए गए हैं, लेकिन मेन फैक्टर क्या है, वनस्पति। ये इसको अलग डिफाइन करेगा कि मेनली वेजिटेशन पे डिपेंड या वनस्पति पर आधारित वर्गीकरण कौन सा है, कोपेन का वर्गीकरण। बाद में ट्रीवार था, इन्हीं के स्टूडेंट थे कोपेन के। तो इन्होंने कहा कि भाई गुरु तो भावुक होके और वनस्पति को आधार बना लिया, बाकी वनस्पति तो खुद किस पर आधारित होती है, रेनफॉल के ऊपर। तो ट्रीवार्था ने इन सबको छोड़ा और किसके पीछे निकले, वर्षा के पीछे। क्लाइमेटिक फैक्टर है, जलवायु कारक। थॉर्नवेट ने आके बताया कि गुरु तो था ही था, चला भी वैसा ही। थॉर्नवेट से पूछा कैसे, कि वर्षा सीधे थोड़ी ना आएगी। तो उनसे पूछा कैसे आएगी, कि माहौल चाहिए उसके लिए। कि माहौल कैसे बनाए, तो उन्होंने कहा कि पहले टेम्परेचर होना चाहिए, फिर इवेपोरेशन होना चाहिए, वाष्पीकरण, देन उसके अकॉर्डिंग फिर वर्षा होती। तो इसका मीनिंग इन्होंने साइंटिफिक बेस माना, पहले टेम्परेचर, फिर वाष्पीकरण और उसके बाद में वर्षा। तो इनका जो बेस था वो था तापमान। उसके बाद में जितनी वाष्पीकरण की मात्रा होगी, यानी जितनी वाटर वेपर बनेगी एटमॉस्फेयर में, उसके अकॉर्डिंग फिर क्या होगी, वर्षा। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा था तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर वर्षा होगी। अपने गांव में बूढ़े लोग नहीं कहते गर्मियों में कि बढ़िया है धूप जितनी तेज हो, भाई पुराने लोग यही कहते हैं। तो अपन सोचते हैं दादाजी और नाना जी खिसक गया लगता है। लेकिन धीरे धीरे फिर बाद में हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि वो बातें क्यों करते हैं। हालांकि उनको इतना नहीं पता है, टेम्परेचर एयर प्रेशर वगैरह कुछ नहीं पता। उनको पता है टेम्परेचर अधिक होगा तो वर्षा अधिक आएगी। तो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन, टेम्परेचर अधिक होने का मीनिंग एयर प्रेशर क्या हो रहा है, लो हो रहा है, जबकि समुद्रों पे जनरली अधिक होता है। क्योंकि जितना लैंड पार्ट जितना जल्दी गर्म होता है, पानी उतना जल्दी गर्म नहीं होता।
क्योंकि लैंड पार्ट उसकी जो विशिष्ट उष्मा होती है यानी टेम्परेचर ऑब्जर्व करने की जो कंडीशन होती है वो कम होती है, जबकि वाटर है वो लैंड पार्ट या सॉइल से 5 टाइम मल्टीपल टेम्परेचर अपने पास होल्ड कर सकता है। तो टेम्परेचर अधिक होल्ड करेगा तो ही गर्म होगा वो, क्योंकि उसकी विशिष्ट उष्मा यानी टेम्परेचर ग्रहण करने की क्षमता अधिक है। जैसे हम गर्मियों में देखते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो एक और पानी है और एक तरफ मिट्टी है, और अपन बिल्कुल नंगे पाँव हैं, पाँव में कोई जूते कोई चप्पल नहीं है। अपने को मिट्टी की ओर से जाना है या फिर पानी के एरिया से? तो अपन जैसे ही गर्मियों में पानी वाले एरिया से क्यों जाते हैं, मिट्टी पे पाँव क्यों नहीं रखते हैं? ज्यादा गर्म है। तो मिट्टी का टेम्परेचर ज्यादा गर्म इसलिए होता है क्योंकि उसके उष्मा ग्रहण करने की क्षमता कम होती। तो जैसे उसको हीटिंग मिलती है तो उससे वापस गर्मी है वो बाहर की ओर निकलना स्टार्ट कर देती। तो इसका मीनिंग वो टेम्परेचर है उसको रिलीज कर रही होती है, तो बहुत ज़्यादा तापमान होता है। जबकि पानी में क्या होता है, टेम्परेचर नीचे की ओर बैठता रहता है, उसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होती है। तो वो टाइम लगाता है, लगभग मिट्टी 1 घंटे में गर्म होगी, तो उतना ही पानी गर्म होने में कितने घंटे चाहिए? 5 घंटे। और मिट्टी में सिर्फ ऊपर वाली परत में टेम्परेचर होता है, जैसे ही शाम होगी तो ऊपर वाली परत में टेम्परेचर है, जबकि पानी में टेम्परेचर अंदर तक बैठ चुका है, तो पानी धीरे धीरे गर्म हुआ है। तो जैसे ही शाम होगी तो मिट्टी से टेम्परेचर सिर्फ ऊपर वाली परत से रिलीज करना होता है, तो जैसे ही शाम होगी तो मिट्टी तुरंत टेम्परेचर को रिलीज कर देती है। तो इस कारण वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। और टेम्परेचर पानी ने क्या किया है, लंबे टाइम तक ग्रहण किया है, तो उसके पास जो टेम्परेचर की क्वांटिटी है वो तापमान की मात्रा ज्यादा है। अब उसको निकालने के लिए भी टाइम ज्यादा चाहिए होता है, इस कारण कहते हैं पानी देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा। तो वाटर पोर्शन में या जलीय क्षेत्रों में क्लाइमेट इक्वल होती है, इक्विलेंट क्लाइमेट होती है, सम जलवायु पाई जाती है। जबकि लैंड पार्ट या जो कॉन्टिनेंटल एरिया होते हैं उनकी क्लाइमेट कंडीशंस है वो डायनेमिक होती हैं, चेंज होती है। तो हमारा राजस्थान है मुख्यतः स्थलीय भाग पे अधिक है, इस कारण हमारी जो क्लाइमेट है वो डायनेमिक या परिवर्तित या विषम जलवायु पाई जाती है। तो स्थलीय भागों के लिए जनरली कहा जाता है कि यहाँ की जलवायु जनरली विषम होती है। जबकि जलीय क्षेत्रों पर लगभग साल भर, जैसे भारत के दक्षिणी राज्य हैं, वहाँ साल भर अधिक ह्यूमिडिटी, अधिक टेम्परेचर, एक जैसा क्लाइमेट होता है। तो इसका मीनिंग उनके इक्वल क्लाइमेट है, वो सम जलवायु है। जबकि अपने यहाँ जैसे अब दिन का तापमान जैसा है रात्रि में वैसा नहीं रहना। कल सुबह जैसे ही लगेगा तो यूं लगेगा मिट्टी के ऊपर घूमते रहें, लेकिन 5 घंटे बाद में है कि अंदर आ जाए तो ज़्यादा ठीक है। तो इसका मीनिंग हमारे जो लैंड पार्ट या कॉन्टिनेंटल पार्ट्स होते हैं उनकी जो क्लाइमेट होती है वो डायनेमिक होती है, चेंज होती है, विषम जलवायु होती है। तो यहाँ पे इन्होंने जो बेस माना, एक तो टेम्परेचर को, एक वाष्पीकरण की मात्रा इवेपोरेशन रेट को, और एक जितना वाष्पीकरण होगा उतनी वर्षा होगी। तो इन वाले थोड़े से साइंटिफिक है कि पहले टेम्परेचर, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इवेपोरेशन, देन रेनफॉल। तो तापमान, वाष्पीकरण और उसके बाद में वर्षा। त्रिवार्थ ने सिर्फ बेस किसको माना, रेनफॉल या वर्षा को। कोपेन ने अपना सब्जेक्ट माना एक तो वेजिटेशन को, एक अपने रेनफॉल और एक टेम्परेचर, इन दो पार्ट्स को। पहले वाले में भी ये थे, रेनफॉल एंड टेम्परेचर। लगभग वर्षा सब में है, लेकिन क्वेश्चन जब आए कि वर्षा पर आधारित मुख्य वर्गीकरण किस व्यक्ति का है, तो इनका बेस सिर्फ एक ही था, वर्षा। तो वर्षा पर आधारित मेन जो क्लासिफिकेशन है वो ट्रीवार्था का। और जिसमें वेजिटेशन आ जाए कि मुख्यतः वनस्पति पर आधारित वर्गीकरण, तब रहेगा कोपेन। और थोड़ा साइंटिफिक तरीके से बताया हुआ है कि तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा पर आधारित वर्गीकरण किसका है। देन आंसर रहेगा थॉर्नवेट, या थॉर्नवेट भी बोला जाता है डायरेक्ट, आदित्य है लास्ट वाले को साइलेंट करते हुए। तो अब ये तो क्या टेबुलिक फॉर्मेट है, अब इनमें वन बाय वन अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे जनरल वाला है, इसको पहले कवर करेंगे। फिर इंडिविजुअल वाले जो 3 वर्गीकरण है, जिसमें एक कोपेन, एक ट्रीवार्था और एक थॉर्नवेट। इसका मीनिंग टोटल 4 कवर करने, 3 तो व्यक्तिगत वाले और एक जनरल क्लासिफिकेशन। तो इसमें टेबल में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, इसमें सामान्य वर्गीकरण और व्यक्तिगत वर्गीकरण, जनरल क्लासिफिकेशन एंड इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन। सामान्य वर्गीकरण, जनरल क्लासिफिकेशन, सेकंड है इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन, व्यक्तिगत वर्गीकरण। अब जनरल वाले में और व्यक्तिगत वर्गीकरण में जिस साइड में अपन टाइप्स या प्रकार, टाइप्स एक सीक्वेंस में चलने देना, लेकिन उससे पहले यहाँ पे
एरो करके, और पहले इन तीनों व्यक्तियों के नाम लिखिए, कोपेन, ट्रिवार्था एंड थॉर्नथवेट। तो इंडिविजुअल वाले में एक तो कोपेन है, एक ट्रिवार्था और एक थॉर्नथवेट। फिर सब में एक साइड में टाइप्स, तो टाइप्स में जनरल के अकॉर्डिंग 5 और व्यक्तियों के नाम आते हैं, उन सब के नीचे क्या लिखना है, एक कॉमन डिजिट लिखना है 4। व्यक्ति का नाम आते हैं जलवायु कितने प्रकार के, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट 4। तो यहाँ जो टाइप है, प्रकार जो है वो क्लाइमेट के रूप में यहाँ 5 प्रकार हैं, कोई नाम नहीं आए तो तब तक 5। और जैसे नाम आना स्टार्ट होते हैं व्यक्तियों के, तब क्लाइमेट रहेगी 4। अब वो 5 क्लाइमेट जो है वो मेनली किस बेस पे हैं, एक तो वर्षा पर और दूसरा टेम्परेचर पर। तो उसमें उनका जो मेन बेस या मुख्य आधार जो है वो मेन बेस सबके नीचे लिख दीजिए। जनरल वाले में तो है रेनफॉल एंड टेम्परेचर। कोपेन में भी सेम ये दोनों रिपीट करने हैं, लेकिन विद वेजिटेशन, वनस्पति के साथ रिपीट करने। तो कोपेन के वर्गीकरण में ये तो रहेंगे रहेंगे वर्षा और तापमान, तो रेनफॉल एंड टेम्परेचर, एक वेजिटेशन भी ऐड कर देना है वनस्पति वाले पार्ट को। फिर ट्रिवार्था ने बाकी सब बेस छोड़े और सिर्फ मेन किसको माना, वर्षा को। तो ट्रिवार्था में बेस या आधार रहेगा वर्षा। थॉर्नथवेट में थोड़ा साइंटिफिक है कि पहले तापमान हो, फिर इवेपोरेशन या वाष्पीकरण हो, देन रेनफॉल। तापमान, वाष्पीकरण एवं वर्षा। या तो इस लिस्ट में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार फैक्चुअली, फैक्ट के रूप में, या फिर बाद में इनके अंदर जो डिटेल होती है वो पूछी जाती है। तो अब फर्स्ट हेडिंग में लीजिएगा, राजस्थान का सामान्य जलवायु वर्गीकरण। ये राजस्थान नहीं लिखोगे तो भी अंडरस्टूड है, राजस्थान ज्योग्राफी चल रही है अपनी। तो सामान्य वर्गीकरण या राजस्थान का सामान्य जलवायु वर्गीकरण। जनरल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ राजस्थान। जनरल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का सामान्य जलवायु वर्गीकरण। अब इसमें स्टार्टिंग के 1-2 लाइनें तो इनके बेस पे ही लिखनी है, इन फैक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें लिखेगा सामान्य जलवायु वर्गीकरण में, जनरल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ राजस्थान में लिखें सामान्य वर्गीकरण के आधार पर या सामान्य वर्गीकरण के अनुसार, सामान्य वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू जनरल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, according to general climate classification, the climate of Rajasthan is divided into 5 types. According to general climate classification, the climate of Rajasthan is divided into 5 types. सामान्य जलवायु वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान के जलवायु को 5 भागों में या 5 प्रकारों में बांटा गया है। इस वर्गीकरण का मुख्य आधार, the climate of Rajasthan is divided into 5 types. इस वर्गीकरण का मुख्य आधार तापमान एवं वर्षा। The main basis of this classification, the main basis of this classification, आगे डैश करके लिख दीजिए, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। इस वर्गीकरण का मुख्य आधार तापमान एवं वर्षा। अब जैसा कि आपको ध्यान है, इसमें जो 5 प्रकार की जो क्लाइमेट या जलवायु है वो कौन सी हैं, तो हमने लास्ट वाले चैप्टर में फिजिकल डिवीजन के नीचे जो 5 टाइप लिखे थे वो है।
अब वो जो टाइप आपने लिखे थे उनका अपना एक रेनफॉल, इसके लिए एक वर्षा की मात्रा यहाँ बताई गई। रेनफॉल होने के पीछे कारण तो टेम्परेचर है, लेकिन टेम्परेचर को डिफाइन नहीं करके रेनफॉल की मात्रा, और वो वर्षा या क्लाइमेट किस एरिया में, उसके फिजिकल डिविजन्स, उसके भौतिक प्रदेश। आपको ध्यान हो तो लास्ट वाले में अपन ने फिजिकल डिवीजन में बात की थी, वहां तो ये हेडिंग थी और उनके नीचे क्या लिखी हुई थी, क्लाइमेट। अब टॉपिक क्लाइमेट है तो उस क्लाइमेट का रिलेशन कौन से फिजिकल डिवीजन, वो हम लास्ट में इंडिकेट करेंगे। तो वो 5 क्लाइमेट जिसमें आपको कंटिन्यूस फील हो कि वर्षा की मात्रा कंटिन्यूस बढ़ रही है। जैसे कम वर्षा हो रही है तो उसको कहा जाता है शुष्क कटिबंधीय जलवायु। कटिबंध आपको पता है कि ग्लोब में जो अक्षांश होते हैं उनके बीच के स्थान को कहते हैं जोन या कटिबंध। और ये किसको डिफाइन करते हैं, ये क्लाइमेट को या जलवायु को डिफाइन करते हैं। अक्षांश रेखाओं में एक लाइन लिखवाई थी मैंने कि लेटिट्यूड लाइन्स आर नोन एज क्लाइमेट लाइन, जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन होती है ये मुख्यतः टाइम और डेट को बताती हैं। तो इनका बीच का जो गैप होता है वो टाइम को इंडिकेट करते हैं, जबकि अक्षांशों के बीच के गैप को कटिबंध या जोन कहा जाता है, जो कि किसको डिफाइन करता है, क्लाइमेट। जैसे किसी भी जलवायु का आप नाम लो ठंडे क्षेत्र की, तो आप कहोगे शीत कटिबंधीय जलवायु। तो इसका मीनिंग उसका है कि कटिबंध एक शब्द अपने आप ऐड होता है, तो वो कटिबंध होता है कि आप किस जोन में हो। और अक्षांश की वैल्यू बताते ही आप खुद भी बता दोगे कि टेम्परेचर लगभग ऐसा है। जैसे मैं ये कहूँ 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश, तो क्लाइमेट है ट्रॉपिकल। ये कहा जाए 80 डिग्री नदन लेटीट्यूड या 80 डिग्री सदन लेटीट्यूड, तो पोलर टाइप या शीत तुल्य जलवायु यानी ध्रुवीय तुल्य जलवायु है। और जैसे बीच के अक्षांशों में 45, 50 या 60 के आसपास, तो टेम्परेट टाइप या शीतोष्ण। तो इनके बीच के स्थानों को इनको कहा जाता है कटिबंध, जो किसको इंडिकेट करते हैं, जलवायु। तो ये तो सब में कॉमन रहेंगे, कटिबंधीय जलवायु यानी जोनल क्लाइमेट तो सब में लगेगा, चेंज ये होंगे। तो नेक्स्ट में शुष्क को हम अधिक वर्षा बढ़ने के कारण अर्ध शुष्क कटिबंधीय जलवायु, एवरेज से कम वर्षा होना उपार्द्र, एवरेज होना, एवरेज से अधिक निकलना अति आर्द्र। आगे वाला शब्द सब में कॉमन है, उपाद्र कटिबंधीय जलवायु, आर्द्र कटिबंधीय जलवायु, अति आर्द्र कटिबंधीय जलवायु। अब इनमें वर्षा की मात्रा जैसे शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। एरिड में कितनी क्लाइमेट, वर्षा की मात्रा कितनी है, 0 से 20 सेंटीमीटर। अब इसमें आप कह रहेगा कि नहीं सर आपने लास्ट टॉपिक में हमें अलग लिखाया था, तो मैं ये कहूँगा कि मैंने नहीं लिखवाया लास्ट टॉपिक में आपको। फिर आप कहोगे झूठ बोल रहे हो आपने लिखवाया था, फिर मैं कहूँगा मैंने नहीं लिखवाया। मैंने लिखवाया था एरिड डेजर्ट, नॉट एरिड जोनल क्लाइमेट। शुष्क कटिबंधीय जलवायु शब्द यूज ही नहीं किया था, आपने यूज किया था क्लाइमेट में, जरूर लिखा हुआ था वहाँ, लेकिन जब डेजर्ट को डिफाइन किया तो डेजर्ट के अंदर शुष्क मरुस्थल के अंदर अपन ने डेफिनेशन लिखी थी 0 से 25 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग किसी एरिया को डेजर्ट बताना, हिल्स बताना, प्लेट्यू बताना, ये काम होता है जियोमॉर्फोलॉजी डिपार्टमेंट का, जो मुख्यतः चट्टानों का अध्ययन करके फिजिकल डिवीजन डिसाइड करता है। किसी एरिया की जलवायु शुष्क है, अर्ध शुष्क कटिबंधीय है, ये काम है मेटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट का। तो मौसम विभाग ने अपने यहाँ स्केल अलग मान रखे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। अगर शुष्क मरुस्थल लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग पहले वाला चैप्टर है 0 से 25, जो स्केल अभी आप बता रहे थे। और शुष्क कटिबंधीय जलवायु शब्द अगर लिखा हुआ है तो क्लाइमेट वाला टॉपिक है मेटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट। यहाँ जो स्पेस या गैप जो लिए गए 2020 के गैप, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, यहाँ बच के रहना, 80 से 120। लास्ट वाले में गैप कितना रखना है, 80 से 120। इसका मीनिंग इसमें याद रखने लायक एक ही चीज है, 2020 का गैप और लास्ट में 40 का गैप, 80 से 120। यूनिट सब में सेम है, सेंटीमीटर। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 120। जरूरी नहीं आप स्केल में लिख के आओ, आप इनका एवरेज लिखा हो चाहिए। 0 से 20 का एवरेज कितना है, 10 सेंटीमीटर। 20 से 40 का एवरेज 30 सेंटीमीटर। 40 से 60 का एवरेज 50 सेंटीमीटर। ये 50 सेंटीमीटर ये अरावली है।
हम कहते हैं अरावली पे 50 सेंटीमीटर वर्षा होती, तो ये वाला पार्ट अरावली वाला, जो हमने एरिड और सेमी एरिड के डेफिनेशन में यूज किया था ना, 25 से 50, 50 में हमने लिखा था अरावली। तो ये स्टार्टिंग वाले दोनों पार्ट हैं, ये तो किसके पास है, ये दोनों क्लाइमेट हैं डेजर्ट या मरुस्थल के पास। उसके आगे वाली क्लाइमेट है वो अरावली के पास। उसके बाद वाली जलवायु ईस्टर्न प्लेन पूर्वी मैदान के पास, ईस्टर्न प्लेन या पूर्वी मैदान। और लास्ट वाली जो क्लाइमेट है वो हाड़ौती, लेकिन इसमें हाड़ौती के साथ एक मैदान को भी लेते हैं, माही प्लेन या माही मैदान। क्योंकि राजस्थान में माही का जो मैदान है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, उस एरिया में वर्षा अधिक होती। बाकी जनरली मैदानी भाग आते हैं मुख्यतः आर्द्र प्रकार की जलवायु में, ह्यूमिड क्लाइमेट में। लेकिन एक माही मैदान है जो झालावाड़ की तरह, यानी राजस्थान का चेरापूंजी है अधिक वर्षा वाला, उसकी तरह माही बेसिन है। तो अपने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ की ओर अधिक वर्षा होती है। तो इसका मीनिंग हाड़ौती और माही बेसिन को हम अति आर्द्र में काउंट करेंगे। तो राजस्थान के फिजिकल डिवीजन कितने, 4, और क्लाइमेट जोन कितने हैं, 5, क्योंकि स्टार्टिंग वाली 2 डेजर्ट के पास है। तो एक तरफ तो इसमें क्लाइमेट जोन के नाम लिखे, वर्षा का स्केल 20-20 के गैप से लिखना है कंटिन्यूस, लास्ट में 40 का गैप लिखना है एक में। तो इस एक को हाईलाइट कर लेना है इस तरीके से, यानी ये एक याद रखना है। फिर फिजिकल डिवीजन कंटिन्यूस, जैसे लास्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़े उसे सीक्वेंस में, डेजर्ट, अरावली, प्लेन एरिया, ईस्टर्न प्लेन और हाड़ौती। हाड़ौती के साथ माही प्लेन को लेना। तो एक साइड में क्लाइमेट, क्लाइमेट में एरिड, एरिड जोन या एरिड जोनल क्लाइमेट। तो एरिड जोन या जोनल क्लाइमेट ये तो सब में लिखा जाएगा, शब्द चेंज होगा सिर्फ ये। एरिड नेक्स्ट वाले में सेमी एरिड में कन्वर्ट। उपादर यानी एवरेज से कम वर्षा, ह्यूमिड से कम यानी सब ह्यूमिड। फिर एवरेज वर्षा का होना यानी ह्यूमिड, और एवरेज से अधिक निकल जाना वेरी ह्यूमिड। एरिड, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड, ह्यूमिड एंड वेरी ह्यूमिड। रेनफॉल स्केल में 20-20 के गैप से लिखना, लास्ट वाले में 40 का गैप। एरिड 0 से 20, सेमी एरिड 20 से 40, सब ह्यूमिड 40 to 60, ह्यूमिड टाइप क्लाइमेट 60 to 80, एंड वेरी ह्यूमिड 80 to 120। फिर एरिड, सेमी एरिड दोनों का फिजिकल डिवीजन, डेजर्ट, अरावली वाली क्लाइमेट यानी सब ह्यूमिड, तो सब ह्यूमिड में अरावली। ह्यूमिड या आर्द्र प्रकार की जलवायु में ईस्टर्न प्लेन, पूर्वी मैदान एक माही को छोड़कर। और लास्ट वाले में हाड़ौती एंड माही प्लेन, हाड़ौती के साथ माही का मैदान भी लेना है। इसका मीनिंग मोस्टली पूर्वी मैदान की या ईस्टर्न प्लेन की जो क्लाइमेट होती है वो होती है आर्द्र, एक माही को छोड़कर, तो माही को नेक्स्ट में शिफ्ट करना है। तो जैसे इसका हम डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम से लगभग अपने को ये समझ में आ जाएगा कि किस एरिया में किस प्रकार की क्लाइमेट। फिजिकल डिवीजन, डेजर्ट, नेक्स्ट अरावली, पूर्वी मैदान यानी ईस्टर्न प्लेन, हाड़ौती एज इट इज जैसा लिखा वही शब्द हाड़ौती, एंड माही प्लेन। जिस सीक्वेंस में आपको करवाए थे, पढ़ाए थे, जैसे डेजर्ट, फिर अरावली, अरावली के बाद में ईस्टर्न प्लेन,
और एक लास्ट में हाड़ौती, लेकिन हाड़ौती के साथ एक माही प्लेन भी लिखना है। तो जिस सीक्वेंस में हमने लास्ट चैप्टर में कवर किया उसी सीक्वेंस में, क्योंकि उस सीक्वेंस में ये वाला जल्दी याद होता है आपको। एरिड, सेम एरिड, एवरेज से कम वर्षा, सब ह्यूमिड, एवरेज यानी ह्यूमिड और एवरेज से ऊपर निकलना, वेरी ह्यूमिड या अति आर्द्र। जैसे राजस्थान में ये वाला पार्ट है अपना अरावली वाला पार्ट, अरावली से भी कम वर्षा है इस साइड में, डेजर्ट, डेजर्ट वाला पार्ट एरिड वाला। ये लगभग बड़े जिले हैं अपने, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। और बड़े इसलिए हैं क्योंकि जनसंख्या कम है। और जनसंख्या कम क्यों है? क्योंकि फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं। तो ये तो हो गया शुष्क। शुष्क से अधिक वर्षा वाला पार्ट है अपना ये वाला सेमी वाला पार्ट, अर्ध शुष्क, ये अरावली वाला उपाद्र। फिर इसको क्रॉस करते हुए अपना मैदानी भाग के जलवायु माही को छोड़ना है। माही को छोड़ते हुए बाकी अपना पूर्वी राजस्थान के मैदान, ये आर्द्र या ह्यूमिड टाइप क्लाइमेट, जैसे बनास बेसिन हो गया, बाणगंगा चंबल बेसिन हो गया, और एक लास्ट में ये हाड़ौती वाला पार्ट। और इस साइड में राजस्थान का दक्षिण यानी माही प्लेन या वागड़ मैदान। तो इस तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशन है, एरिड, सेम एरिड, सब ह्यूमिड, ह्यूमिड एंड वेरी ह्यूमिड, डेजर्ट, एरिड, सेम एरिड, अरावली, उपादर, सब ह्यूमिड, मैदानी भाग एक माही को छोड़ के, आर्द्र या ह्यूमिड टाइप, एंड वेरी ह्यूमिड हाड़ौती एंड ये माही प्लेन वाला। अब जैसे ये डायग्राम आपने बनाया, इस डायग्राम में यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये वाला जो पॉइंट इंडिकेट किए हैं आपने, तो जैसे थ्योरी आपने लिखी उस थ्योरी में यहाँ इंडिकेट कर दो कि मैप में जो डॉट डॉट ये वाले हैं ये एरिड को इंडिकेट करेंगे, ये वाले पॉइंट। इसके बाद में जो डैश डैश साइन ये वाला साइन है ये सेमेरिड को इंडिकेट करेगा। अरावली वाली क्लाइमेट है, लाइन वाला जो पार्ट है वो। उसके बाद में मैदानी भाग है वो प्लस प्लस वाले साइन में। फिर एक खाड़ होती है अधिक वर्षा वाला जिसके अंदर ये लाइनें जिनको क्रॉस करते हुए इंडिकेट किए। एग्जाम में इच्छा है आपकी, इनको रटना नहीं है और पूछना भी नहीं है एक दूसरे से लाइन लाइन वाली जलवायु कौन सी है, डॉट डॉट। ये साइन आप अपने अकॉर्डिंग देख के आ सकते हो एग्जाम में, कई इनको भी रट रहे होते हैं। मीनिंग है वही इंडिकेट कर दोगे तो अलग से इंडेक्स नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि ज्योग्राफी में अपने पास जगह कम रहती। तो ये एरिड, सेम एरिड, शुष्क, अर्ध शुष्क, अरावली, उपादर, आदर और अति आदर। तो ये अपने को आइडिया, हाड़ौती से हम डेजर्ट की ओर जाएंगे तो जलवायु कम वर्षा के अकॉर्डिंग होगी, यानी एरिड की तरफ जा रहे हैं। और डेजर्ट से अगर आप हाड़ौती की ओर जाओगे तो क्लाइमेट बढ़ती हुई वर्षा के अकॉर्डिंग होगी, यानी शुष्क से और अति आदर की ओर।
कंप्लीट हो गया। राजस्थान के दक्षिणी भाग में अति आर्द्र तुल्य जलवायु कंडीशन पाई जाती है, यानी वेरी ह्यूमिड टाइप। सदर्न पार्ट में स्टेटमेंट सही है। माई बेसिन अति आर्द्र में आता है ना, तो दक्षिणी भाग अति आर्द्र में सही है। अरावली के पूर्व में सामान्यतः आर्द्र प्रकार की दशाएं पाई जाती हैं। तो अरावली का पूर्व इसका मीनिंग है मैदानी भाग में, तो ह्यूमिड टाइप कंडीशंस होती है। अरावली के पश्चिमी भाग में सेमी एरिड कंडीशन होती है। यहाँ दो कंडीशन है, एक तो अरावली के पश्चिम में और एक राजस्थान के पश्चिम में। तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली सेमी एरिड एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एरिड टाइप क्लाइमेट। तो स्टेटमेंट क्या है, ये ध्यान से पढ़ना है कि राजस्थान का पश्चिम पूछा है, शुष्क जलवायु। अरावली का पश्चिम पूछा है, अर्ध शुष्क या सेमी एरिड। अरावली का ईस्ट पूछा है, आर्द्र। और अरावली को पूछा है उपाद्र। तो उपाद्र से अधिक आर्द्र और आर्द्र से अधिक अति आर्द्र। और डेजर्ट में होता है एरिड सेमी एरिड, शुष्क और अर्ध शुष्क। तो वो दोनों एक साथ याद किया करो, एरिड सेमी एरिड और ये तीन आर्द्र कंडीशन में, जिसमें ये एवरेज से कम है, आर्द्र से कम उपाद्र, एवरेज है वो आर्द्र, और एवरेज से ऊपर चला गया वो अति आर्द्र। यानी तीनों में जो एक कॉमन शब्द यूज हो रहा है वो क्या है, ह्यूमिड या आर्द्र। इसमें बोलेंगे तो सब ह्यूमिड, इसमें सिर्फ यही बोला जाता है ह्यूमिड टाइप क्लाइमेट। इसमें वेरी के साथ बोला जाता है वेरी ह्यूमिड या अति आर्द्र। तो उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। तो जहां से आपने ये लिखना स्टार्ट किया था, यानी सामान्य जलवायु वर्गीकरण को 5 भागों में या 5 प्रकारों में बांटा जाता है, जिसका आधार वर्षा और तापमान। वहां से अपने आप में 50 वर्ड का एक क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट अगला हेडिंग डालिएगा, इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन, व्यक्तिगत वर्गीकरण। जो अपने हेडिंग ली थी उस हेडिंग के आगे ब्रैकेट में लिख देना 50 वर्ड, यानी 50 शब्द। तो लगभग स्टार्टिंग की 2-3 बेसिक लाइन है, फिर 5 आपके क्लाइमेट जोन, फिर जगह बचे तो एक साइड में डायग्राम भी बनाइए। तो ये 50 वर्ड में एक आंसर है आपका जनरल वाला। अब नेक्स्ट हेडिंग है इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन, व्यक्तिगत वर्गीकरण। व्यक्तिगत वर्गीकरण में जैसे एक तो है कोपेन, एक त्रिवार था और एक थॉर्नथवेट। कोपेन, ट्रिवार्थ एंड थॉर्नथवेट। फिर इसमें फर्स्ट हेडिंग में लीजिए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। यानी इंडिविजुअल में अपने को तीन के वर्गीकरण को कवर करना है। एक कोपेन, एक ट्रिवार्थ, जिसमें फर्स्ट हेडिंग में लीजिएगा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो व्यक्तियों में स्टार्टिंग में व्यक्ति का नाम देते हुए रेफरेंस देते हुए हम जो फैक्ट लिखेंगे सब में सेम होगा। कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में, सेम ट्रिवार्था में भी यही लिखना है 4 भाग, और सेम थॉर्नथवेट में भी, सिर्फ बेस अलग अलग बताना है। ट्रिवार्था में केवल वर्षा को बताना है, थॉर्नथवेट में थोड़ा साइंटिफिक टेम्परेचर, इवेपोरेशन एंड रेनफॉल को बताना है। इसमें वेजिटेशन के साथ जो अभी लास्ट में बात की थी रेनफॉल और टेम्परेचर, उनको काउंट करना है। तो कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में लिखिएगा अकॉर्डिंग टू कोपेन, कोपेन के अनुसार। हेडिंग में लीजिए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। इसमें लिखे अकॉर्डिंग टू कोपेन, कोपेन के अनुसार
द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जलवायु को 4 भागों में बांटा गया या 4 प्रकार में बांटा गया। द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। बेसिक लाइनें लिखने में दिक्कत नहीं है क्योंकि अपना ऑलरेडी ऊपर कवर किया हुआ है। बेसिक लाइनें कहेंगे 4 भागों में बांटा गया है। इस वर्गीकरण का मुख्य आधार, द मेन बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, द मेन बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, इस वर्गीकरण का मुख्य आधार वेजिटेशन, मुख्य आधार आगे डेस्क करके लिख दीजिए, वेजिटेशन, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। इस वर्गीकरण का मुख्य आधार वनस्पति, वर्षा एवं तापमान। लास्ट वाले में जो 2 फैक्टर लिए थे, 2 तो वो कवर करने, एक वेजिटेशन एक्स्ट्रा है। लेकिन इसमें पूछ लिया जाए मुख्य आधार क्या है, वो सबसे पहले लिखा अपन ने, वो तो वेजिटेशन को अंडरलाइन कर दीजिए इसमें। बाकी वेजिटेशन और किसी में भी नहीं है। इसका मीनिंग वो वर्गीकरण जो मुख्यतः वनस्पति पर आधारित है, उसमें आंसर रहेगा कोपेन। अब कोपेन का वर्गीकरण जो है वो भी मुख्यतः कैंडोल का जो वर्गीकरण है उस पर डिपेंड है। अब ये कैंडोल कौन थे? कैंडोल इनके गुरु थे। तो कोपेन के गुरु कैंडोल, जिन्होंने ये बताया कि जैसे आप इक्वेटर लाइन से यानी 0 डिग्री से पोलर की तरफ जाओगे तो सामान्यतः आपको इस प्रकार की वनस्पति मिलेगी जो कम टेम्परेचर वाली हो। जैसे इस साइड में आप 0 डिग्री के आसपास में हो तो आपको यहाँ पर हर महीने वर्षा होती है, हर दिन वर्षा होती है इक्वेटर लाइन पर, और साल भर में मैक्सिमम रेनफॉल होती है, साथ में टेम्परेचर भी अधिक होता है। तो जिस एरिया में रेनफॉल अधिक हो, टेम्परेचर अधिक हो, तो प्लांट्स की ग्रोथ सबसे ज़्यादा वहीं होती है। सदर्न अमेरिका में आपने अमेजन बेसिन के बारे में सुना होगा, वो 0 डिग्री के ऊपर है। विश्व में सबसे अधिक पानी वाली नदी माना जाता है अमेजन को। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन। आपने जो एक दूसरा सुना है वो लंबी सुना है, उसकी लेंथ ज़्यादा है, नाइल रिवर। तो नदी का लंबी होना और बड़ी होना दोनों अलग अलग फैक्ट है। तो अपन लंबी की बात करें तो वो अफ्रीका में है नाइल रिवर, यानी अपने ओरिजिन पॉइंट से और डिस्चार्ज के बीच में दूरी ज़्यादा तय करती। लेकिन जिसके एरिया में पानी ज़्यादा है वो होती है लार्जेस्ट रिवर। इस कारण यहाँ पे फॉरेस्ट अधिक होते हैं जिनको हम कहते हैं सेल्वास फॉरेस्ट। तो इनके गुरु ने बताया यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी मेगा थर्मल वेजिटेशन पाई जाती है, उच्च ताप वाली। तो मेगा थर्मल के साथ मेगा हाइड्रो भी होती है, यानी उच्च आर्द्रता वाली वनस्पति भी होती है क्योंकि यहाँ वर्षा भी अधिक होती है। इसके बाद में जो बी टाइप वेजिटेशन होती है उनको बताया जीरोफाइट, मरुदभिद। तो इस क्षेत्र में सामान्यतः विश्व के डेजर्ट होते हैं। फिर मानसूनी, टेंगा और टुंड्रा टाइप, जो ठंडे क्षेत्र होते हैं उनको टुंड्रा टाइप कहा जाता है, यानी पोलर टाइप वेजिटेशन। तो इन्होंने इस प्रकार से वनस्पति के वर्गीकरण दिए थे। अब कोपेन ने क्या किया, उनको कॉपी किया और उन वनस्पति वालों को किसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर दिया? क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। तो फिर कोपेन ने क्या शब्द यूज किए वो इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने तो कैंडोल, अपने कैंडोल का वर्गीकरण नहीं है सिलेबस में, क्योंकि वो तो वर्ल्ड वाइड क्लासिफिकेशन है, किसको लेके? वेजिटेशन को लेके। उन्होंने उसी वेजिटेशन के वर्गीकरण को कोपेन ने क्या कर दिया? क्लाइमेट में चेंज कर दिया। तो इसका मीनिंग इनके वर्गीकरण का मुख्य आधार वेजिटेशन क्लासिफिकेशन था, यानी ये वनस्पति का जो वर्गीकरण था ये इनका मेन बेस था। तो इन्होंने जब कोपेन ने डिफाइन किया तो इन्होंने वर्ल्ड वाइड जो क्लाइमेट डिफाइन की वो बताया कि 0 डिग्री के नजदीक जो क्लाइमेट है वो ए टाइप। ए टाइप का मीनिंग इन्होंने बताया ट्रॉपिकल। इन्होंने कहा कि जो ए प्रकार की जलवायु है उसको हम उष्ण मानेंगे। अब चाहे उस साइड में लिख दो चाहे इस साइड में, इक्वली रहेगा। पोलर की ओर जाने पर टेम्परेचर कम होगा। फिर नेक्स्ट बी टाइप, उसके बाद में सी टाइप, उसके बाद में डी टाइप और लास्ट में ए टाइप। अब ए जो बी वाली जो क्लाइमेट जो है वो इन्होंने बताया कि ये डेजर्ट में होती है, जहाँ वर्षा जनरली कम होती। फिर बाद में इन्होंने डेजर्ट का स्टडी किया था। बाद में इनको पता चला कि डेजर्ट कुछ ऐसे होते हैं जो पूर्णतः शुष्क होते हैं, और कुछ ऐसा एरिया होता है जो डेजर्ट के नज़दीक तो होता है लेकिन कंप्लीटली एरिड नहीं होता।
उस एरिया को इन्होंने सेमी एरिड से डिफाइन किया। तो बी में इन्होंने दो जोन लिए, एक तो बी डब्ल्यू, डब्ल्यू का मीनिंग कैपिटल डब्ल्यू का मीनिंग था होल ड्राई, पूर्ण शुष्क, और एक बी के साथ एस लिया, एस का मीनिंग था सेमी एरिड। तो इन्होंने बी वाली क्लाइमेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, बी विद डब्ल्यू और विद एस। एच वाले का मीनिंग होल ड्राई, पूर्ण शुष्क, एस का मीनिंग सेमी एरिड। पूर्ण शुष्क लिख सकते हो या एरिड क्लाइमेट भी लिख सकते हो। ये तो थी शुष्क और ये वाली थी सेमी एरिड। सिर्फ ये डेजर्ट वाला जो एक था, ये इन्होंने किसके अकॉर्डिंग लिया, रेनफॉल के अकॉर्डिंग। क्योंकि किसी भी एरिया को अगर आप एरिड या सेमी एरिड बोलते हो तो उसके पीछे वर्षा रीजन होती है, जबकि ट्रॉपिकल बोलने के पीछे, गर्म बोलने के पीछे रीजन क्या है, तापमान। फिर इन्होंने कहा कि ए से कम टेम्परेचर होता है सी में, तो सी वाले टेम्परेचर को इन्होंने ट्रॉपिकल की जगह क्या बोला, सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण जलवायु। डी वाले में कहा कि यहाँ के टेम्परेचर और कम है जिन एरिया में स्नोफॉल होता है, तो ये मानिए स्नो टाइप क्लाइमेट। स्नो टाइप का मीनिंग होता है हिमतुल्य, हिमतुल्य जलवायु। और जहाँ ई है इसको माना पोलर टाइप, ध्रुवीय तुल्य। पोलर टाइप एरिया वो होता है जहाँ हर समय बर्फ होती है, माइनस में टेम्परेचर होते हैं। और ये वाले एरिया ध्रुवों के नजदीक वाले होते हैं जहाँ स्नोफॉल होता है। या तो पोलर के नजदीक होने चाहिए या हाईएस्ट माउंटेन एरियाज होने चाहिए, उच्च पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पे ग्लेशियर्स हों, जैसे हिमालय। तो हिमालय पोलर के नजदीक तो नहीं है अपने, है इक्वेटर लाइन के नजदीक है, भूमध्य रेखा के। लेकिन वहां टेम्परेचर कम किस कारण है, तो टेम्परेचर दो कारण कम हो सकते हैं। या तो आप हाई लेटीट्यूड्स के पास हो, उच्च अक्षांशों के पास यानी ध्रुवों के नजदीक, तो आपके तापमान कम होंगे। या फिर आपके हाइट बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तब टेम्परेचर कम होगा। तो हिमालय तो लगभग यहीं पे है 30-35 डिग्री के आसपास, क्योंकि 37 डिग्री पे तो इंडिया समाप्त है ऊपर। तो मीनिंग है कि लगभग यहाँ 30-35 डिग्री के आसपास हिमालय का होना और हाइट लो टेम्परेचर होने का कारण लेटीट्यूड्स की लोकेशन नहीं होके उसकी हाइट कंडीशन है। तो तापमान दो ही रीजन से कम होंगे, या तो हाइट ज़्यादा बढ़ा दो, जैसे गर्मियों में अपने राजस्थान में माउंट आबू के टेम्परेचर कम है, तो राजस्थान में अगर कोई गर्मियों में घूमने के लिए तो कहें तो माउंट आबू। तो माउंट आबू तो अपना इक्वेटर लाइन की तरफ है, भूमध्य रेखा की तरफ। भाई ठंडा तो गंगानगर होना चाहिए था, ध्रुवों की तरफ है। तो माउंट आबू का ठंडा होने का रीजन क्या है, उसके हाइट। और गंगानगर इक्वेटर लाइन से इतना दूर भी नहीं है कि वो ध्रुवों के नजदीक बताएं। तो गंगानगर अपने आप में एक मैदानी भाग है, जितनी कम हाइट पर रहोगे उतना अधिक टेम्परेचर होगा। तो राजस्थान का ऐसे तो 0 डिग्री के नीचे बांसवाड़ा था। सोलर एनर्जी की पॉसिबिलिटी कहाँ पे अधिक होनी चाहिए थी, बांसवाड़ा। लेकिन बांसवाड़ा में नहीं होके कहाँ पर अधिक है, जोधपुर जैसलमेर की ओर। जोधपुर को कहा जाता है राजस्थान का सन सिटी, सूर्य नगरी। तो हम आगे बाद में देखेंगे वहाँ वो पॉसिबिलिटीज क्यों है। तो यहाँ ये जो शब्द यूज किए हैं समझ में आ रहे हैं। मोस्टली ये जो लेटर जो यूज किए हुए हैं ये किस पर आधारित है, ये तापमान पर आधारित है। और तापमान से भी पहले ये वर्गीकरण एक किससे लिया गया है, ये वेजिटेशन से लिया हुआ है। तो सारे शब्द वनस्पति से लिए हुए हैं, तो मेन बेस तो हो गया वेजिटेशन। फिर इन्होंने जिन शब्दों के अकॉर्डिंग जो डिफाइन किया, जैसे उष्ण मीनिंग टेम्परेचर, इससे कम तापमान होना सब ट्रॉपिकल, इससे कम टेम्परेचर होना स्नो टाइप, स्नो टाइप से भी कम होना पोलर टाइप, ध्रुवीय तुल्य। इन सब में टेम्परेचर, तो ये है टेम्परेचर पर आधारित। एक बी वाला है वो किस पर आधारित है, रेनफॉल। अब आप बताइए इनमें से राजस्थान में कौन से क्लाइमेट नहीं है, एक तो स्नोफॉल नहीं होता अपने यहाँ, और एक पोलर टाइप। भाई पोलर टाइप होते तो हर समय बर्फ जमी रहती है राजस्थान में हर जगह। तो अपने को पता है अपने ना तो डी और ना ई, तो अपने कौन कौन सी हैं, ए है, बी है और सी है। तो बी के दोनों टाइप हैं हमारे पास, बी डब्ल्यू बी और बी एस बी। तो यहाँ से जब हम राजस्थान के वर्गीकरण को निकालेंगे, ये तो था वर्ल्ड वाइड मैप जो था, अब इससे राजस्थान को हम डिफाइन करेंगे। तो ए बी और सी, बी के कितने पार्ट हैं,
बी विद डब्ल्यू और बी विद एस। अब यहाँ जो ए है इसमें टेम्परेचर यूज हो रहा है ट्रॉपिकल, सी में सब ट्रॉपिकल, इससे कम। इन दोनों में तो तापमान आ चुका है, इसके पास टेम्परेचर इंडिकेट नहीं हुआ। तो कोपेन ने डेजर्ट के लिए दो प्रकार के टेम्परेचर बताए कि जहाँ हाई टेम्परेचर है वहाँ एच यूज किया जाए, और जहाँ कम तापमान है वहाँ के यूज किया जाए। ये हॉट डेजर्ट को इंडिकेट करेगा और ये कोल्ड डेजर्ट को इंडिकेट करेगा। जर्मन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज में कैसे स्टार्ट होता है, नॉट COLD, ये यूज नहीं होगा। तो उन्होंने हॉट के लिए शब्द इंडिकेट क्या किया, स्मॉल एच लेटर, और कोल्ड डेजर्ट के लिए तो क्या अपने वाला जो डेजर्ट है वो के में काउंट करें या एच में? एच में, क्योंकि हमारे डेजर्ट में जनरली साल भर तापमान अधिक होते हैं, सोलर एनर्जी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो टेम्परेचर इन दोनों में तो आ चुका ऑलरेडी, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, इन दोनों में टेम्परेचर नहीं है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 18 डिग्री सेल्सियस या उससे भी एवरेज ऊपर होते हैं साल भर। तो जिन एरियाज में टेम्परेचर 18 डिग्री एंड मोर देन 18 डिग्री, तो उसमें साइन क्या यूज होता है, एच। बाकी हमारी जो बारिश है वो गर्मियों के सीजन में, यानी जब आने वाला मानसून है इस टाइम होती है, या सर्दियों में अधिक होती है, गर्मियों के अंदर। क्योंकि अभी हमारा मेन मानसून अब आएगा जून में, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये समर टाइप मानसून है, क्योंकि समर के कारण ही आता है। जबकि सर्दियों में जो मानसून होता है वो केवल 10% होता है। तो इसका मीनिंग 90% रेनफॉल हमारे कब होती है, अब इस समर सीजन वाले टाइम पीरियड में, यानी जून से लेकर और सितंबर के बीच में। तो विंटर में हमारे जनरली ड्राई होने के कारण यहाँ सब में स्मॉल डब्ल्यू यूज करेंगे, उसका मीनिंग रहेगा विंटर ड्राई। सर्दियाँ लगभग सूखी होती, विंटर ड्राई, विंटर ड्राई, विंटर ड्राई, विंटर ड्राई एंड इक्वल टू गंगेटिक प्लेन। यहाँ की सर्दियाँ भी सूखी हैं और गंगा के मैदान जैसा है। तो गंगा के मैदान जैसा राजस्थान में कौन है, पूर्वी मैदान, हाड़ौती, अरावली या डेजर्ट? गंगा के मैदान जैसा राजस्थान में कौन है? गंगा के मैदान जैसा मैदान ही होगा। भाई गंगा मैदान क्या उपजाऊ एरिया, तो राजस्थान में उपजाऊ एरिया कौन सा है? राजस्थान में पूर्वी मैदानी भाग जहाँ जनसंख्या अधिक है और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अधिक। तो ये क्लाइमेट राजस्थान के किस भाग में रहेगी, पूर्वी मैदान में, जी से पता लग जाएगा। ये रहेगी राजस्थान के पश्चिम में एरिड, डब्ल्यू से पता लग जाएगा होल ड्राई, पूर्ण शुष्क। एस से सेमी एरिड, ये रहेगी अरावली के पश्चिम में, राजस्थान के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में, दोनों में फर्क है। अरावली के पश्चिम यानी सेमी एरिड, सेमी एरिड, और राजस्थान के पश्चिम में होल ड्राई या पूर्ण शुष्क। अब बचा हुआ राजस्थान का वागड़ और हाड़ौती वाला पार्ट, यानी माही बेसिन और हाड़ौती वाला, उसमें क्लाइमेट कैसे रहेगी, AW। अरावली के जो पार्ट हैं वो ज्यादातर CWG में काउंट होते हैं, मैदानी भागों की ओर, क्योंकि अरावली से रिवर्स जनरेट होती है, नदियां निकलती हैं, और नदियां जिन भागों से होंगे उसके आसपास के एरिया उपजाऊ होते हैं। जैसे जयपुर अरावली में भी काउंट होता है, बाणगंगा मैदान में भी काउंट होता है। राजसमंद, राजसमंद मैदान में भी काउंट होता है, अरावली में भी काउंट होता है। मैदान में बनास के मैदान में काउंट होगा। भीलवाड़ा अरावली वाले पार्ट में भी आता है, पूर्वी मैदान बनास के मैदान में भी काउंट होता है। इसका मीनिंग आपका जो अरावली के अधिकांश जिले CWG में, अरावली को अलग से डिफाइन नहीं करना है। तो यहाँ अल्फाबेटिक साइन में जैसे कोपेन में 5 है, A B C D और E, जिसमें D और E राजस्थान में नहीं लेने, सिर्फ 3 को ही 4 भागों में डिवाइड करना है, यानी B के 2 टाइप आएंगे। तो एक तो A, 2 B और एक C, तो टोटल टाइप कितने हो गए, 4। तो इन अल्फाबेट को देखते हुए तो यूं लगता है शायद 3 ही है, 3 नहीं, टोटल 4। कई बार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उस क्वेश्चन को हम एग्जाम में डिलीट घोषित मान लेते हैं। उसे पूछते हैं कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं है, A टाइप, B टाइप, C टाइप, D टाइप। कोपेन का वर्गीकरण पढ़ा हुआ है तब तो पता है कि D टाइप नहीं है, वरना कई पूछेंगे कि क्लाइमेट लिखे नहीं, 2 बार A लिख दिया, 2 बार B लिख दिया, 2 बार C लिख दिया, 2 बार D लिख दिया। तो यहाँ अल्फाबेटिक जो साइन है इनके मीनिंग दिए हुए, तो ये मीनिंग अपने को पता होना चाहिए। इस वर्गीकरण का मेन पार्ट यही होता है कि ये शब्द हैं, इन शब्दों के मीनिंग है। अगर इंग्लिश की कोई स्पेलिंग बनाना चाहो, क्या स्पेलिंग बनाओगे इनसे, कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा। तो एक क्लाइमेट के अंदर इन्होंने साइन लिया अल्फाबेटिक साइन, जिसमें कैपिटल लेटर्स के मीनिंग तो ये लिए हुए, ये वाले। स्मॉल लेटर्स में H का मीनिंग होता है एवरेज 18 डिग्री एंड मोर देन टेम्परेचर।
यानी एच का मीनिंग होता है हॉट क्लाइमेट, जिसमें 18 डिग्री या उससे अधिक का तापमान होता है। स्मॉल डब्ल्यू का मीनिंग सब में एक जैसा है, विंटर ड्राई। सर्दियां लगभग राजस्थान की कैसी होती हैं, शुष्क होती हैं हर क्लाइमेट जोन में। यहाँ ए में विंटर ड्राई, बी डब्ल्यू एच में विंटर ड्राई, बी एस एच में विंटर ड्राई, सी में विंटर ड्राई, और लास्ट वाला इक्वल गंगेटिक प्लेन, गंगा के मैदान जैसा है। तो जे का मीनिंग है गंगेटिक प्लेन। डब्ल्यू का साइन सब में एक है। एच का मीनिंग आपको पता है हॉट क्लाइमेट, एवरेज 18 डिग्री, मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, औसत 18 डिग्री से ऊपर तापमान। पी डब्ल्यू का मीनिंग अभी आपको बताया था होल ड्राई। एस का मीनिंग सेमेरिड, ए का मीनिंग ट्रॉपिकल, सी का मीनिंग उससे कम तापमान सब ट्रॉपिकल। ये उष्ण है, ये उपोष्ण है। ये वर्षा पर आधारित नहीं है, सॉरी टेम्परेचर पर आधारित नहीं, वर्षा पर है, शुष्क और अर्ध शुष्क। तो एक तो इन क्लाइमेट के, ये जो क्लाइमेट जोन है इनके क्लाइमेट अपने को बोलनी आनी चाहिए। जैसे ए है तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे ट्रॉपिकल। सी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल। बी डब्ल्यू है तो एरिड डेजर्ट टाइप क्लाइमेट, शुष्क मरुस्थल तुल्य जलवायु। और बी एस है तो सेमी एरिड टाइप क्लाइमेट, अर्ध शुष्क तुल्य मरुस्थलीय तुल्य जलवायु। तो ये तो हम बाद में लिखेंगे, इससे पहले ये निकाले कहाँ से गए शब्द, ये यहाँ से लिए गए। तो पहले ये वाला डायग्राम बनाएगी। इसको मेंस की कॉपी में मेंशन नहीं करे, क्यों, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड क्लासिफिकेशन है, वहां से लिया गया। राजस्थान की बुक्स में आपके जैसे नेक्स्ट वाला पॉइंट अपन ने लिया ना ABC, सिर्फ वहीं से डायरेक्ट इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो ये सिर्फ समझने के लिए कि इसमें शब्द इन्होंने ये लिए थे, जिसमें मोस्टली टेम्परेचर पे ही है। जो रेनफॉल पे उसमें इंडिकेट कर रखा है बीच में, इसका मीनिंग ये एक बीच में अलग निकालना है, रेनफॉल या वर्षा पर आधारित। इस एक में यहाँ वर्षा लिख देना, और ये वर्षा को लेकर किसको डिफाइन कर रखा है हमने, डेजर्ट को। मरुस्थल जिसमें BW वाला हिस्सा तो है होल ड्राई यानी शुष्क, और BS वाला है सेमी एरिड यानी अर्ध शुष्क। किसमें, ये आगे वर्षा ऋतु आएगी, अपनी वर्षा ऋतु में रीजन होंगे। पश्चिमी राजस्थान में वेजिटेशन कम है, पहाड़ियां कम है, लैंड बैरियर्स कम है, तो समुद्र की ओर से आने वाली हवाओं को नहीं रोक पाते। राजस्थान के वो मुख्यतः समुद्रीय जल धाराओं के कारण वहाँ कोल्ड करंट्स होती। तो आपने ज्योग्राफी में जो रीजन पढ़ा है एक तो ये, और एक भूमध्य रेखा से उठने वाली जो हवाएं हैं उनका सबडेक्शन होता है 30 से 35 डिग्री के ऊपर, तो एक विंड्स के हाई एयर प्रेशर के कारण। तो A की ओर, जिसमें ज्यादातर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है। ए ट्रॉपिकल है, सी सब ट्रॉपिकल, डी स्नो टाइप, और ए है पोलर टाइप। स्नो टाइप यानी हिमतुल्य, और पोलर टाइप का मीनिंग होता है ध्रुवीय तुल्य, ध्रुवीय जैसी जलवायु। ए उष्ण ट्रॉपिकल, सी वाला सब ट्रॉपिकल, स्नो टाइप एंड पोलर टाइप। फिर बी को दो पार्ट में डिवाइड करना है। बी में एक बी विद डब्ल्यू और एक बी विद एस। तो डब्ल्यू वाली है होल ड्राई यानी पूर्ण शुष्क या शुष्क जलवायु, और एस वाली है सेमी एरिड। एस वाली याद कर लो, बाकी दूसरी समझ में आ जाएगी। एस यानी सेमी एरिड, अर्ध शुष्क। बी एस वाली है सेमी एरिड यानी ये अर्ध शुष्क। बी डब्ल्यू वाली है होल ड्राई यानी जो पूर्णतः शुष्क है वो वाली है। जो एरिड डेजर्ट टाइप क्लाइमेट होते हैं BW, और बी एस वाली होती है वो सेमी एरिड। जैसा कि यूरोप के यूक्रेन के आसपास जलवायु पाई जाती है जहाँ छोटी घासें पाई जाती है, जिनको हम कहते हैं स्टेपी टाइप। तो आगे इसमें एक शब्द और भी यूज करेंगे, स्टेपी टाइप या सेमी एरिड टाइप। तो यहाँ तो सेमी एरिड ही लिख दीजिए। BSS मीनिंग सेमी एरिड, और डब्ल्यू मीन्स होल ड्राई या पूर्ण शुष्क।
तो एक तो इनमें से कौन से शब्द यूज नहीं करने वो नीचे नोट में लिख दो। डी एंड ए टाइप क्लाइमेट आर नॉट फाउंड इन राजस्थान। डी एवं ई प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। डी एंड ए टाइप क्लाइमेट आर नॉट फाउंड या आर नॉट प्रेजेंट इन राजस्थान। डी एवं ए प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। तो ऊपर वाले जो दोनों जलवायु हैं डी एंड ए टाइप क्लाइमेट्स आर नॉट फाउंड या आर नॉट प्रेजेंट इन राजस्थान, राजस्थान में नहीं पाई जाती। तो नॉट को या नहीं को अंडरलाइन कर दीजिए। इसका मीनिंग अब पाई जाती है वो कौन कौन सी हैं? ए है, बी है और सी है, जिसमें बी के दो टाइप। तो अब ये लिखे जो पाई जाती है ए बी सी, फिर उनके जो पार्ट्स हैं वो डिवाइड कर दीजिए। बी के दो टाइप रहेंगे, बी विद डब्ल्यू और बी विद एस। दोनों शब्दों में सिर्फ इन्हीं शब्दों का फर्क है, एक तो डब्ल्यू का और एक एस का। आगे साइन सेम है दोनों में, एच डब्ल्यू और एच डब्ल्यू। ए वाले में डब्ल्यू, सी में डब्ल्यू विद जी के साथ। यानी जो मैदानी भाग की जलवायु है वो इक्वल टू गंगेटिक टाइप, गंगा के मैदान जैसी। अब यहाँ से कुछ शब्द हैं जो डिफाइन नहीं हुए। एक ए तो डिफाइन हो चुका ना, ए का मीनिंग क्या है? ट्रॉपिकल। सी का मीनिंग सब ट्रॉपिकल। बी डब्ल्यू बी एस, ये एरिड और ये सेम एरिड। तो एक तो डब्ल्यू वाला ये डिफाइन नहीं हुआ, तो इसमें लिखिए वेयर, यानी जहां। मीनिंग लिखिए स्मॉल डब्ल्यू, विंटर ड्राई। लिखने में ड्राई विंटर भी लिख सकते हो, लेकिन ये डब्ल्यू साइन है तो इससे जल्दी याद होगा। डब्ल्यू मीन्स विंटर ड्राई। इसको शुष्क शीत कहा जाता है, यानी शीत ऋतु का शुष्क रहना, ड्राई रहना। तो अपने यहाँ शीत में काफी कम वर्षा होती है, इसका ड्राई विंटर कहा जाता है इसको, या विंटर ड्राई। क्या चीज? क्या चीज? अपने यहाँ नहीं होती है। स्नोफॉल से नहीं, वर्षा जो होती है वो नहीं के बराबर है। इसका नहीं, वर्षा के अकॉर्डिंग है। किसी एरिया का ड्राई होना और ह्यूमिड होना बेस्ट रेनफॉल होता है। तो मीनिंग है कि विंटर में हमारी वर्षा केवल 10% होती है, जो नहीं के बराबर है। इसका नहीं, इसको जनरली हम मानते हैं विंटर ड्राई। इसका मीनिंग हमारा जो समर होता है वो ड्राई नहीं होती, बाकी विंटर जनरली ड्राई होती है अपने। तो ये अपोजिट, जो वर्षा हो रही है उसको नहीं बताना, नहीं हो रही है उस सीजन को बताना। तो विंटर हमारी ड्राई होती है। तो डब्ल्यू का सबका मीनिंग एक ही है। फिर नेक्स्ट में एक्स्ट्रा शब्द क्या यूज हुआ है? एच। तो नेक्स्ट स्मॉल एच। गलती से इनको कैपिटल मत लिख देना, मीनिंग अलग होंगे। जैसे बी क्या कि जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू का मीनिंग होता है होल ड्राई, पूर्ण शुष्क। स्मॉल डब्ल्यू का मीनिंग अलग निकल रहा है। कोपेन के बाद में इनके वर्गीकरण को आने वाले जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसमें कुछ करेक्शन किए, उन्होंने एच टाइप क्लाइमेट के बारे में बताया, जो कि हाई माउंटेन एरियाज के ऊपर थी। उसमें कैपिटल एच यूज किया, जबकि अपन स्मॉल एच किस में यूज कर रहे हैं? टेम्परेचर को लेके। तो एच में लिखेगा एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस एंड मोर देन। औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक, या एवं उससे अधिक। तो हमारा डेजर्ट ऐसा ही है कि एवरेज टेम्परेचर यहाँ 18 लगभग हर समय रहते हैं।
या उससे अधिक ही रहते हैं, कम नहीं रहते। एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस एंड मोर देन, औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक। इससे कारण यहाँ पे अपने सोलर एनर्जी की पॉसिबिलिटी अधिक, औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक। एक शब्द ये जी और बचे, तो स्मॉल जी का मीनिंग लिखें। गंगेटिक, गंगेटिक प्लेन यानी गंगा मैदान, या गंगेटिक टाइप प्लेन। गंगेटिक टाइप प्लेन्स, गंगा तुल्य मैदान। तो गंगा जैसा मैदान कोई मैदान ही हो सकता है, राजस्थान में वो पूर्वी मैदान होगा। तो इसका मीनिंग जहाँ जी साइन आएगा वो एक प्लेन एरिया, गंगा के मैदान की तरह। तो गंगेटिक टाइप प्लेन्स, गंगा तुल्य मैदान। तो गंगा तुल्य मैदान राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग। अब कोपेन के जो ये पार्ट है, इसमें ये वागड़ वाला और हाड़ौती वाला पार्ट मैदानी भाग। यस, आप बताओ। हाँ बताओ। ओलावृष्टि स्नोफॉल में काउंट नहीं होता। ओलावृष्टि अपने यहाँ जो होती है वो स्लिट के रूप में होती है, स्लिट कहा जाता है। जो हमारी रेनफॉल या वर्षा होती है, उस रेनफॉल के साथ ओले आना, जो अभी राजस्थान में गिर रहे हैं, इसको स्लिट कहा जाता है। स्लिट का मीनिंग होता है रेनफॉल के साथ ओलावृष्टि का होना, यानी ओलों का गिरना। यानी सीधे ओले नहीं, हमारे बारिश के साथ ओले गिरते हैं। उसका कारण यह है कि जैसे बहुत ज्यादा हाइट से विंड्स आती हैं तो वो विंड्स काफी ठंडी हो जाती हैं। ठंडी होने से उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, माइनस में चला जाता है बहुत हाइट के ऊपर। तो उन विंड्स के साथ जो ह्यूमिडिटी होती है, वो ह्यूमिडिटी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो मुख्यतः ओलों में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही धीरे धीरे संघनन होता है, यानी जब बारिश की बूंदें हैं वो निकट आती हैं, तो वो धीरे धीरे बारिश की बूंदों में, और जिस एरिया में टेम्परेचर कम है वो मुख्यतः ओलो के रूप में कन्वर्ट होकर, और वो क्या करवाता है, स्लिट करवाता है। स्लिट का मीनिंग होता है बारिश के साथ ओले गिरना। एक सिर्फ ओले या मुख्यतः बर्फ का नीचे गिरना, वो क्या कहलाता है, वो स्नोफॉल होता है। सिर्फ बर्फ जैसे ऊपर की ओर से, जैसे रुई की तरह नहीं होता स्नोफॉल, हिमालय की तरफ होता है, अपने यहाँ नहीं होता राजस्थान में, तो वो सिर्फ स्नोफॉल होता है। और एक होता है बारिश का होना, जो सिर्फ रेनफॉल में काउंट होता है। तो एक रेनफॉल होता है, एक स्नोफॉल होता है, और एक एक स्लेट होता है, जिसमें दोनों ही होती है, बारिश की बूंद और मुख्यतः बर्फ यानी ओले। यस। क्या चीज? क्योंकि BW के अंदर टेम्परेचर इंडिकेट नहीं हो रहा ना। एक सेकंड, बातें नहीं करें। बी वाला, बी में BW और BS ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, केवल रेनफॉल। तो इसमें टेम्परेचर वाला शब्द यूज नहीं हुआ। किसमें? ए में है ना, खुद उष्ण है टेम्परेचर। ए का मीनिंग क्या है, ट्रॉपिकली उष्ण, टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है। जो अभी जो डायग्राम बनाया था वो यही तो था। इस डायग्राम में मैंने ये कहा था यहां से लेके यहां तक सब टेम्परेचर वाले हैं, बी को छोड़कर। बी वाला किस पे डिपेंड है? तो एक तो सिंपल सा क्वेश्चन, कोपेन के वर्गीकरण में कौन सा क्लाइमेट जोन मुख्यतः वर्षा पर आधारित, बे क्लाइमेट जोन, ये रेनफॉल पे डिपेंड है। या कौन सा टेम्परेचर पर आधारित नहीं है, बे वाला, ये रेनफॉल पर आधारित है। तो टेम्परेचर के लिए इसमें लास्ट में एच जोड़ा है। अब जाओ जी लो अपनी जिंदगी। 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गई।